हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है डीएससी हिस्ट्री का 7th सेमेस्टर एंड 8th सेमेस्टर पर्सपेक्टिव ऑन साउथ इंडियन पास्ट वन द चोलास, इस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट में आपने सिलेबस देख लिया होगा इसका। इस सब्जेक्ट में आपकी कुल मिलाकर 4 यूनिट्स हैं जो कि आने वाली एग्ज़ाम में, एंड इस वीडियो में हम चारों यूनिट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। एंड इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखेंगे वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे सब्जेक्ट का ही नाम है पर्सपेक्टिव ऑन साउथ इंडियन पास्ट द चोलास, तो इस सब्जेक्ट में हमें चोल शासकों के बारे में ही पढ़ना है जो कि साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत के शासक थे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है चोल साम्राज्य में राज सत्ता की प्रकृति क्या थी एंड राज्य निर्माण से इसका संबंध क्या था, ये बताइए। तो इसमें आप बताएंगे चोल साम्राज्य में राज सत्ता कैसी थी। आइए देखते हैं। चोल साम्राज्य में अगर हम राज सत्ता की बात करें, मतलब कि राजा की सत्ता की बात करें, तो राजा को केवल शासक नहीं बल्कि धर्म, समाज और राज्य का संरक्षक माना जाता था। ये माना जाता था कि जो राजा है वो संरक्षक है धर्म का, धर्म की रक्षा करने वाला है, समाज की रक्षा करने वाला है और राज्य की रक्षा करने वाला है। ठीक है, राजा को एक संरक्षक के रूप में देखा जाता था जो कि धर्म, समाज और राज्य तीनों की सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा। राजा को धरती पर देवता का प्रतिनिधि समझा जाता था। ये माना जाता था कि राजा जो है उसको स्वयं देवताओं ने भेजा है अपने प्रतिनिधि के रूप में हम पर शासन करने के लिए। ठीक है, विशेष रूप से शिव का प्रतिनिधि माना जाता था राजा को। राजा जो है उसको धर्म का रक्षक माना जाता था एंड यही चोल राजसत्ता का मूल आधार थी। इसके अलावा अगर हम चोल राजसत्ता की बात करें तो इसमें दिव्य और धार्मिक आधार भी हमें देखने को मिलता है। चोल शासक जो थे उन्होंने अपनी सत्ता को दैवी वैधता प्रदान की। ये कहा कि उनकी जो सत्ता है वो देवताओं के द्वारा तय की गई है। जो व्यक्ति राजा है वो ऐसे राजा नहीं बनाए, उसको देवताओं ने चुना है अपने प्रतिनिधि के रूप में शासन करने के लिए। ये अवधारणा उस टाइम चोल शासकों के बीच में थी। राजा स्वयं को शिव का भक्त घोषित करता था तथा मंदिर निर्माण को राजधर्म मानता था। बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इन भव्य मंदिरों के माध्यम से राजा ने अपनी शक्ति और पवित्रता प्रदर्शित की कि वो कितना शक्तिशाली है, और क्योंकि उसने मंदिर बनवाया है तो वो कितना पवित्र है, क्योंकि मंदिर बनाने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। ठीक है, तो मंदिर वगैरह काफ़ी बनवाए चोल शासकों ने एंड वो अपने आप को शिव का प्रतिनिधि मानते थे, शिव का भक्त मानते थे। ठीक है, इससे राजसत्ता को धार्मिक समर्थन मिला तथा जनता में उसकी स्वीकृति बढ़ी। थर्ड आता है वंशानुगत राजतंत्र और उत्तराधिकार। चोल सत्ता जो थी वो वंशानुगत थी, चोल शासक जो थे वो वंशानुगत थे। ठीक है, उत्तराधिकार को स्पष्ट रखने के लिए युवराजों को पहले ही प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी जाती थीं ताकि युवराज जो है वो जिम्मेदारी को समझे। अगर युवराज को काबिल बनाना है, युवराज होता था राजा का बेटा। ठीक है, अगर राजा के बेटे को मतलब युवराज को काबिल बनाना है तो उसको शुरुआत से ही प्रशासनिक कार्य सिखाने होंगे ताकि उसकी रुचि बढ़े प्रशासनिक कार्यों में। तो इसीलिए शुरुआत से ही युवराजों को प्रशासनिक जिम्मेदारियां दे दी जाती थी उत्तराधिकार को स्पष्ट रखने के लिए। ठीक है, इससे सत्ता में स्थायित्व आया तथा राज्य निर्माण की प्रक्रिया मजबूत हुई। इससे क्या हुआ, जो सत्ता थी उसमें स्थायित्व आ गया एंड राज्य निर्माण जो थी उसकी प्रक्रिया भी मजबूत हुई। नेक्स्ट आता है राज सत्ता और प्रशासनिक केंद्रीकरण। चोल राजा जो था वो सर्वोच्च प्रशासक था। उसके अधीन मंत्री, सैन्य अधिकारी, कर संग्राहक, न्यायिक अधिकारी सभी आते थे। कर संग्राहक मतलब कि जो टैक्स कलेक्ट करने वाला व्यक्ति था वो, सैन्य अधिकारी
जो सेना को नियंत्रित करते थे वो अधिकारी, सेना, ये सभी चोल राजा के अधीन होती थी। चोल राजा सर्वोच्च प्रशासक होता था एंड हर कोई उसके अधीन होता था। यहाँ तक कि जो न्यायिक अधिकारी थे वो भी चोल शासकों के अधीन रहते थे। राजा प्रशासन का केंद्र था लेकिन स्थानीय संस्थाओं को भी मान्यता देता था। इससे एक संतुलित केंद्रीकृत राज्य का निर्माण हुआ। केंद्रीकृत राज्य था मतलब सारी शक्तियाँ केंद्र में थी, एक ही व्यक्ति के पास थी। ठीक है। स्थानीय स्वशासन और राजसत्ता। अब जो चोल शासन था उसमें हमें स्थानीय स्वशासन भी देखने को मिलता है। ग्राम सभाएं बनाई जाती थी जैसे सभा और नगरम। ये चोल प्रशासन की विशेषता थी। राजा ने इन संस्थाओं को कानूनी मान्यता दी। जो स्थानीय संस्थाएं थी जो स्थानीय क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाती थी, स्थानीय क्षेत्र में शासन करती थी, जैसे सभा या नगरम। ठीक है। ये सभी कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त थी। राजा इनको मान्यता देता था, कानूनी मान्यता। भूमि, सिंचाई, कर और न्याय के मामलों में ये संस्थाएं ज़्यादा सक्रिय होती थीं। इससे राजसत्ता को जमीनी स्तर पर समर्थन मिला तथा राज्य निर्माण सामाजिक आधार पर मजबूत हुआ। ठीक है। इसके अलावा सैन्य शक्ति और राजसत्ता भी वहाँ पे काफ़ी प्रमुख थी। चोल राजसत्ता का प्रमुख आधार ही सशक्त सेना थी। वो सेना के सशक्तिकरण पर काफ़ी जोर देते थे। स्थायी थल और नौसेना का वहाँ पे गठन किया गया था। ठीक है। विजय अभियानों ने राजा की शक्ति को बढ़ाया। जो चोल शासक थे उन्होंने कई विजय अभियान चलाए, मतलब दूसरे क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेने के लिए उन्होंने कई अभियान चलाए, जैसे श्रीलंका में, दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है। इन अभियानों को जीतने के बाद राजा जो था उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी। ठीक है। समाज में उसका मान सम्मान बढ़ जाता था। सैन्य सफलता ने राज्य की सीमाओं और प्रभुत्व को विस्तार दिया। अब जब एक राज्य दूसरे राज्य पर हमला करके उस राज्य को अपने कब्जे में ले लेगा तो सीमाएं तो बढ़ेगी, प्रभुत्व भी बढ़ेगा। तो वही होगा था चोल साम्राज्य में भी। ठीक है। कर व्यवस्था और आर्थिक नियंत्रण भी था। राजा जो है वो भूमि का अंतिम स्वामी माना जाता था। ठीक है। कर व्यवस्था जो थी वो सुव्यवस्थित थी। कर जो था वो कई तरीके का होता था, टैक्स कई तरीके का होता था, जैसे भूमि कर जो कि ज़मीन पर लिया जाता था। आपके पास जितनी भूमि है उतना टैक्स आपसे लिया जाएगा। ठीक है। व्यापार कर जो कि ट्रेड पर लिया जाता था। अगर आप इस व्यापार में या कोई भी आपका व्यापार है उसमें इतना पैसा कमा रहे हैं तो उसका इतना प्रतिशत हिस्सा आपको टैक्स के रूप में देना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था। मंदिरों को दान देते थे कुछ लोग। राजसत्ता ने संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित किया। जो राजा था उसी का नियंत्रण था सारे संसाधनों पर। ठीक है। इससे राज्य को आर्थिक स्थिरता मिली तथा प्रशासन को मजबूती भी मिली। अब अगर राजा जो है वो सभी संसाधनों पर अपना नियंत्रण रखेगा तो स्थिरता तो आएगी। ठीक है। एंड प्रशासन भी मजबूत होगा। तो वही वहाँ पे होगा था। चोल राजाओं ने अपने आदेश ताम्रपत्रों, मतलब कि जो ताम्रपत्र थे उन पर तांबे के पत्ते पर और शिलालेखों में अंकित करवाए। ठीक है। वो जो भी आदेश देते थे उसको वो शिलालेख पर और ताम्रपत्रों पर अंकित करवाते थे। ठीक है। इन अभिलेखों में वो राजवंश की महानता के बारे में लिखते थे कि हमारा राजवंश कितना महान है, कितने महान शासक हुए। अपनी विजय कथाएं लिखते थे कि हमने कितने क्षेत्रों को जीता, कैसे हमने जीत हासिल की। ठीक है। एंड वो जो धार्मिक दान देते थे मंदिरों को, जो मंदिर बनवाते थे उसके बारे में भी इन शिलालेखों पर लिखवाते थे ताकि आगे आने वाली पीढ़ी जो है ये पढ़े और पढ़कर मोटिवेट हो। अभिलेखों के माध्यम से राजसत्ता की वैधता स्थापित की गई। नेक्स्ट आता है राजसत्ता और सामाजिक व्यवस्था। जो चोल साम्राज्य है वहाँ पे राजा सामाजिक व्यवस्था का रक्षक माना जाता था। वर्ण और जाति व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में भी राजसत्ता की मुख्य भूमिका होती थी। ब्राह्मण और मंदिरों को संरक्षण देकर, मतलब कुछ पैसे देकर सामाजिक समर्थन प्राप्त किया जाता था। ठीक है। क्योंकि लोग जो थे वो उस राजा को बेहतर और बहुत ही अच्छा समझते थे जब वो ब्राह्मण और मंदिरों को दान देता था, संरक्षण देता था। ठीक है।
तो उससे सार्वजनिक समर्थन भी राजा को प्राप्त होता था। कंक्लूजन अगर हम देखें तो राज सत्ता और राज्य निर्माण का क्या संबंध था वहाँ पे। चोल राज सत्ता जो थी वहाँ पे धार्मिक वैधता थी, प्रशासनिक संगठन था। धार्मिक वैधता मतलब कि धर्म को वैध माना जाता था, ठीक है। प्रशासनिक संगठन था, सैन्य शक्ति मजबूत थी, आर्थिक नियंत्रण राजा के हाथों में था, स्थानीय संस्थाओं का सहयोग मिल रहा था, ठीक है। इन सभी तत्वों ने मिलकर एक सुदृढ़, स्थायी और विस्तारित राज्य के निर्माण में योगदान दिया एंड चोल साम्राज्य का निर्माण इन सब से मिलकर ही हुआ, ठीक है। चोल साम्राज्य में राज सत्ता केवल व्यक्तिगत शक्ति नहीं थी, मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की शक्ति पर केंद्रित नहीं थी, बल्कि वह एक संस्थागत, वैचारिक और प्रशासनिक प्रणाली थी जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को गहराई और स्थायित्व प्रदान किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चोल राज्य निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, ठीक है। एंड चोल राज्य निर्माण जो था वो किस आधार पे हुआ था, इसके प्रशासनिक आधार क्या थे, सैन्य आधार क्या थे और वैचारिक आधार क्या थे, जिनके जरिए चोल राज्य का निर्माण हुआ। तो चोल साम्राज्य जो है 9वीं और 13वीं शताब्दी तक काफ़ी प्रभुत्व में रहा, ठीक है, काफ़ी विकसित हुआ। 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक का इसका टाइम पीरियड माना जाता है। इतनी शताब्दियाँ इसने देखी चोल साम्राज्य ने। दक्षिण भारत का ये सबसे संगठित और शक्तिशाली राज्य था। चोलों का राज्य निर्माण केवल क्षेत्रीय विजय नहीं थी, ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ एक क्षेत्र को जीत लिया, नहीं। चोल जो राज्य का निर्माण करते थे वो सुदृढ़ प्रशासन, सैन्य संगठन और वैचारिक वैधता पर आधारित था। मतलब उनका प्रशासन काफ़ी सुदृढ़ होता था, सैन्य संगठन काफ़ी अच्छा होता था, ठीक है। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के काल में ये प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंची। चोल साम्राज्य को अपने चरम पर कौन लेकर गया था, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, ठीक है, ये 2 शासक। अब आइए देखते हैं चोल जो साम्राज्य था या चोल साम्राज्य का जो राज्य निर्माण था, चोल राज्य निर्माण जो था इसका प्रशासनिक आधार क्या था। तो सबसे पहले आता है केंद्रीकृत लेकिन संतुलित प्रशासन। वहाँ पे राजा सर्वोच्च शासक था लेकिन प्रशासन बहुस्तरीय था, कई स्तरों पर प्रशासन काम करता था, केंद्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, स्थानीय स्तरों पर, ठीक है। स्पष्ट प्रशासनिक संरचना थी हर स्तर पर। प्रांतीय प्रशासन था, साम्राज्य को मंडलम, वलनाडु, कुट्टम, नाडु, ग्राम में विभाजित किया गया। मतलब साम्राज्य में एक मंडल होता था, मंडल में वलनाडु, वलनाडु में कुट्टम एंड कुट्टम के अंदर ग्राम शामिल होते थे, ठीक है। इस तरीके से प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था थी। पूरे साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक स्तर पर अधिकारी नियुक्त होते थे, कुछ अधिकारी मंडल में होते थे, कुछ वलनाडु में, कुछ कुट्टम में, कुछ ग्राम में, ठीक है। इससे प्रशासनिक नियंत्रण और राजकीय पहुंच सुनिश्चित हुई। स्थानीय स्वशासन परंपराएं भी देखने को मिलती है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन संस्थाएं थी जो कि चोल राज्य की विशेषता थी। अब सभा जो थी वो ब्राह्मण गांव में होती थी। ऊर जो थी ये भी एक संस्था थी जो कि स्थानीय क्षेत्र में काम करती थी, ये सामान्य गांव में होती थी, ठीक है। एंड नगरम जो थी ये व्यापारिक नगर में होती थी, ठीक है। मतलब जो शहर होते थे वहाँ पे नगरम संस्था बनाई जाती थी शहरों के प्रशासन को संभालने के लिए, व्यापारिक नगर के प्रशासन को संभालने के लिए। ऐसे जो सामान्य गांव होते थे वहाँ के प्रशासन संभालने के लिए उर संस्था बनाई जाती थी। एंड जो ब्राह्मण गांव थे जहाँ पे पंडित पुजारी रहते थे उन गांवों में सभा बनाई जाती थी, ठीक है। ये संस्थाएं भूमि कर, सिंचाई, न्याय और मंदिर प्रबंधन देखती थी। राजा ने इन्हें वैधानिक मान्यता भी दी थी। इससे राज्य निर्माण को सामाजिक सहभागिता मिली, ठीक है, सभी लोग सहभागी बने राज्य के निर्माण में। नेक्स्ट आता है भूमि और कर व्यवस्था। भूमि मापन और वर्गीकरण की वैज्ञानिक प्रणाली थी। भूमि कर जो था ये राज्य की मुख्य आय था। जो राजा था वो क्या करता था, भूमि पर टैक्स लेता था एंड इसी से उसके पास पैसा आता था, जिस पैसे को वो फिर समाज के कल्याण में खर्च करता था, ठीक है। अभिलेखों में कर दरें स्पष्ट रूप से दर्ज की गई है। अभिलेख जो है उनमें हमें पता चलता है कि टैक्स जो है वो उसकी दर क्या थी, रेंज क्या थी।
आर्थिक स्थिरता से प्रशासन मजबूत हुआ। ठीक है, अब अभी तक हमने जाना प्रशासनिक आधार क्या था चोल के राज्य निर्माण का। अब हम जानते हैं चोल राज्य निर्माण का सैन्य आधार क्या था। तो सेना के आधार पर कैसे चोल राज्य का निर्माण हुआ, आइए जानते हैं। सेना की मदद से भी चोल राज्य का निर्माण हुआ। चोल जो शासक थे उनके पास स्थायी और संगठित सेना थी, स्थायी थल सेना थी और शक्तिशाली नौसेना थी। ठीक है, सेना में पैदल सैनिक भी होते थे जो कि पैदल चलते थे, कुछ घुड़सवार होते थे जो कि घोड़े पर चलते थे, कुछ हाथी पर चलते थे। हाथी पर चलने वाली सेना को हाथी सेना बोला जाता था। ठीक है, सैनिकों को भूमि अनुदान दिए जाते थे, मतलब भूमि दान में दी जाती थी। ठीक है, विजय और क्षेत्रीय विस्तार, जो चोल थे उन्होंने अपने राज्य का निर्माण करने के लिए अपने क्षेत्रीय विस्तार को करना शुरू किया। अपने क्षेत्र का उन्होंने विस्तार करना शुरू किया। चोलों ने पांड्य, चेर और चालुक्य राजाओं को पराजित किया, मतलब हरा दिया। श्रीलंका पर भी अपना अधिकार जमाया। दक्षिण पूर्व एशिया तक प्रभाव स्थापित किया। इन विजयों से राज्य की सीमाएं और प्रतिष्ठा बढ़ी। ठीक है, राज्य की जो बाउंड्रीज थी वो बढ़ने लग गई एंड राज्य जो है वो बड़ा होता गया। इस तरीके से सैन्य आधार पर चोल राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, नौसैनिक शक्ति भी थी चोल शासकों के पास। चोल भारत के पहले समुद्री साम्राज्य में से थे। ठीक है, अब बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि जो चोल शासक थे वो भारत में पहले समुद्री साम्राज्यों में होते थे, इसलिए बंगाल की खाड़ी में उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा की। सैन्य शक्ति ने राज्य निर्माण को क्षेत्रीय और समुद्री आयाम दिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है वैचारिक आधार। कैसे वैचारिक आधार के जरिए चोल राज्य का निर्माण हुआ, आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है दैवी राजसत्ता की अवधारणा। राजा को शिव का प्रतिनिधि माना गया। राजसत्ता को दैवी वैधता प्रदान की गई। ठीक है, कि राजसत्ता जो है देवों के द्वारा तय की गई है कि कौन राजा बनेगा। ठीक है, एंड जनता जो थी, इससे जनता में राजा की स्वीकृति बनी। राजा को लगा कि अगर वो अपने आप को शिव का प्रतिनिधि बताएगा तो लोग उसको और बेहतर तरीके से उस पर विश्वास कर पाएंगे, एंड ऐसा हुआ भी। ठीक है, जब राजा ने खुद को शिव का प्रतिनिधि बताया एंड दैवी वैधता प्रदान की तो लोग जो थे उन्होंने भी राजा को स्वीकृति दी। ठीक है, लोग भी राजा को अपना देवता समझने लग गए। तो दैवी राजसत्ता की अवधारणा थी। मंदिर नीति और धार्मिक संरक्षण, मतलब भव्य मंदिर बनाए जाते थे, जैसे बृहदीश्वर टेम्पल बनाया। ठीक है, ये सिर्फ धार्मिक उद्देश्य से नहीं बल्कि आर्थिक उद्देश्य से भी बनाए जाते थे। आर्थिक उद्देश्य क्या, वहाँ पे कुछ लोग थे जो कि पूजा पाठ का सामान बेचते थे, इससे उनको पैसे मिलते थे। फिर उन लोगों से कर यानी कि टैक्स कलेक्ट करते थे जो चोल शासक थे वो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा था, आर्थिक रूप से भी फायदा होगा था। ठीक है, इसके अलावा प्रशासनिक उद्देश्य से भी मंदिर बनाए जाते थे। सांस्कृतिक केंद्र थे मंदिर। जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे वो सारे मंदिर में ही, मंदिर का जो आंगन होता था वहीं पर किए जाते थे। ठीक है, मंदिरों को भूमि और धन का दान राजा देता था। मंदिर राज्य निर्माण के वैचारिक स्तंभ ये बने। नेक्स्ट आता है वंशावली और अभिलेख। शिलालेखों में राजाओं की वंशावली और विजय कथाएं अंकित हैं। आज भी शिलालेख में हम देखते हैं अशोक स्तंभ या अन्य जो शिलालेख है वहाँ पे राजाओं की वंशावली देखने को मिलती हैं। ठीक है, चोल शासकों ने भी बहुत सारे शिलालेख बनवाए एंड उन शिलालेखों पर उन्होंने अपनी वंशावली लिखवाई कि सबसे पहला राजा कौन था, फिर उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी हर राजा के नाम, उनके इतिहास के बारे में लिखवाया। ठीक है, एंड हर राजा की, हर चोल शासक की विजय गाथा, विजय कथाएं भी इसमें अंकित की गई। इससे सत्ता की निरंतरता और वैधता सिद्ध हुई। इतिहास को राजकीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया। ठीक है, धर्मों, सामाजिक व्यवस्था, ब्राह्मणों को संरक्षण देकर सामाजिक समर्थन प्राप्त किया। ठीक है, ब्राह्मणों को क्या दिया, संरक्षण दिया एंड सामाजिक समर्थन, मतलब समाज में समर्थन प्राप्त किया चोलों ने। ठीक है,
वर्ण व्यवस्था को स्थिरता मिली, धर्म को राज्य की नैतिक आधारशिला बनाया गया। प्रशासन, सैन्य और वैचारिक समन्वय, मतलब कि जो चोल राज्य निर्माण था इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें प्रशासनिक, सैन्य और वैचारिक तीनों का समन्वय किया गया। ठीक है, प्रशासनिक संगठन, सैन्य शक्ति, वैचारिक वैधता, इन सब के बीच में संतुलन स्थापित किया गया। ठीक है, एंड तीनों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। तीनों एक दूसरे को सुदृढ़ करते थे। ठीक है, प्रशासनिक संगठन अगर अच्छा होता था तो सैन्य शक्ति जो थी वो अच्छी होती थी। अगर सैन्य शक्ति अच्छी होती थी तो वैचारिक वैधता भी बेहतर होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों के समन्वय से जो चोल साम्राज्य था वो भी ज़्यादा सुदृढ़ होता गया। अगर हम निष्कर्ष देखें तो चोल राज्य निर्माण केवल बल प्रयोग से नहीं बल्कि संस्थागत, वैचारिक और प्रशासनिक समन्वय से हुआ। यही कारण है कि चोल साम्राज्य दीर्घकालीन, स्थिर, विस्तारशील रहा, मतलब लंबे टाइम पीरियड तक रहा, स्थिर रहा और विस्तारशील रहा, लगातार विस्तार इसमें होता गया। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, चोल शासकों की वैधता के साधन क्या थे? कौन से ऐसे साधन थे जो कि चोल शासक जो था एंड चोल शासन जो था उसकी वैधता को सिद्ध करते थे? कौन कौन से साधन थे चोल शासकों की वैधता को सुनिश्चित करने की या बढ़ाने की? इसके अलावा इसमें हमें मंदिर नीति पर विशेष संदर्भ डालना है। ठीक है, मंदिर नीति जो थी चोल शासकों ने जो मंदिर नीति बनाई थी उसके ऊपर विशेष प्रकाश डालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत में किसी भी शासक की सत्ता केवल सैन्य बल से नहीं बल्कि वैचारिक और धार्मिक वैधता से स्थिर होती थी। ठीक है, मतलब कि कोई शासक कितना वैध होगा, ठीक है, किसी शासक को समाज में कितना ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा, ये सैन्य बल से तय नहीं होता था बल्कि वैचारिक और धार्मिक वैधता से तय होता था। ठीक है, चोल शासक जो थे उनके वैचारिक गुण क्या थे, उनके विचार क्या थे, धार्मिक वैधता कितनी थी उनकी, इन सब से तय होता था कि किसी भी शासक की सत्ता जो वो कितनी ज़्यादा प्रभुत्वशाली बनेगी। ठीक है, चोल शासकों ने अपनी सत्ता को वैध ठहराने के लिए धर्म मंदिर बनवाए। ठीक है, धर्म का प्रसार किया, मंदिर बनवाए, वंशावली लिखवाई, शिलालेखों पर अभिलेख लिखवाए, सांस्कृतिक संरक्षण, इन साधनों का प्रभावी रूप से उपयोग किया अपनी वैधता को सिद्ध करने के लिए। इनमें मंदिर नीति सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त साधन थी। चोल शासकों ने खुद को शिव का प्रतिनिधि, शिव का भक्त घोषित किया। ठीक है, जो राजा था उसको धर्म रक्षक और लोक कल्याणकारी यानी कि लोगों का कल्याण करने वाला माना जाता था। इससे जनता में राजा की सत्ता को दैवी स्वीकृति मिली। ये बोला गया कि राजा जो है उसकी सत्ता जो है छोटी मोटी नहीं है बल्कि दैवी स्वीकृति से राजा को ये पद प्राप्त हुआ है। देवताओं ने स्वीकृति दी है राजा को, तब जाके राजा जो है वो इस पद पर आसीन हुआ है, मतलब वो देवताओं का प्रतिनिधि है ये माना जाता था। ये वैधता का वैचारिक आधार बना। मंदिर नीति ने भी बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई। चोल शासक जो थे उन्होंने अपने शासन को वैध ठहराने के लिए मंदिरों का खूब निर्माण करवाया। चोल शासकों ने भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण करवाया, जैसे बृहदीश्वर मंदिर जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ये तंजावुर में बनवाया। ठीक है, राजराज प्रथम ने। एंड गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर, ये राजेंद्र प्रथम ने बनवाया। इन मंदिरों के नाम स्वयं राजा के नाम से भी जुड़े हुए थे। इससे मंदिर और राजसत्ता का प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुआ। ठीक है, जैसे जो राजराजेश्वर मंदिर है ये राजराज ने बनवाया था। ठीक है, जो शासक राजराज प्रथम थे उन्होंने बनवाया था एंड इसलिए उन्होंने अपने इस मंदिर का नाम भी अपने नाम पर, अपने नाम से मिलता जुलता नाम मंदिर का रखा। ठीक है, ताकि अपने नाम को भी वो मंदिर के नाम के साथ अमर कर दें। ऐसे ही मंदिर जो थे वो सिर्फ पूजा का स्थल नहीं होते थे बल्कि धार्मिक और राजनीतिक केंद्र भी होते थे। ठीक है, धार्मिक कार्य भी होते थे वहाँ पे, राजनीतिक गतिविधियाँ भी होती थी।
प्रशासनिक केंद्र भी था मंदिर, प्रशासन से जुड़े भी कई काम होते थे, आर्थिक संस्थान भी थे, वहाँ पे लोग डोनेशन देते थे, ठीक है। सांस्कृतिक मंच भी था जहाँ पे संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती थी। मंदिरों में भूमि अभिलेख, कर विवरण और दान लेख दर्ज होते थे, ठीक है। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो मंदिर को भूमि दान कर रहा है तो वो भूमि अभिलेख में लिखा जाता था। कोई टैक्स पे कर रहा है तो उसको कर विवरण में लिखा जाता था। कोई दान दे रहा है तो उसको दान विवरण में लिखा जाता था। इस तरीके से मंदिरों में दीवारों पर या शिलालेखों पर या ताम्रपत्रों पर सारी जो जानकारी थी वो लिखी जाती थी। मंदिरों के माध्यम से राज सत्ता स्थानीय समाज से जुड़ती थी। मंदिरों को दान और अनुदान भी चोल शासकों ने दिया। चोल शासकों ने मंदिर तो बनवाए ही, साथ ही जो मंदिर ऑलरेडी बने हुए थे उनको दान दिया। चोल शासकों ने मंदिरों को भूमि, स्वर्ण, पशु, गांव दान में दिए। दान का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। इससे राजा की धर्मनिष्ठ छवि बनी और ब्राह्मण वर्ग का समर्थन उससे मिला। इसके अलावा मंदिरों से रोजगार भी उत्पन्न हुए, ठीक है। मंदिर बनाने के बाद कई लोगों को रोजगार मिला, जैसे पुजारी को रोजगार मिला। मंदिर में जो नृत्य करती थी महिलाएं, नर्तकी, उनको रोजगार मिला। संगीतकार जो संगीत गाते थे, भजन गाते थे मंदिर में बैठकर, उनको रोजगार मिला मंदिर बनने के बाद। जो शिल्पकार थे उनको रोजगार मिला, ठीक है। इस तरीके से मंदिर जो है वो स्थानीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बन गया, क्योंकि मंदिर ने कई लोगों को रोजगार प्रदान किए। जनता का जीवन मंदिरों से जुड़कर राज सत्ता के प्रति निष्ठावान बनने लगा, ठीक है। वंशावली और अभिलेख, जो चोल शिलालेख थे उनमें राजाओं की वंशावली का भी विवरण हमें मिलता है। चोल शिलालेख जो थे उसमें राजाओं की वंशावली लिखवाए जाते थे, कौन राजा किस टाइम हुआ, ठीक है, कौन कौन से राज्य उसने जीते, कहाँ कहाँ पे उसने कब कब युद्ध किया, सारी जानकारी राजाओं की वंशावली में लिखी जाती थी। पीढ़ी दर पीढ़ी राजा, फिर उसके बेटे की जानकारी, फिर उसके बेटे की जानकारी, इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं की वंशावली का विवरण किया जाता था चोल शिलालेखों में। पूर्वजों की वीरता और धर्मपरायणता को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता था, ठीक है, कि पूर्वज कितने वीर हैं, कितने धर्मपरायण हैं, मतलब कि धर्म का पालन करने वाले हैं। इससे सत्ता की निरंतरता और वैध उत्तराधिकार सिद्ध किया गया, ठीक है। इतिहास को राज के दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर वैधता निर्मित की गई। इसके अलावा जो वंशावली लिखवाई जाती थी, अभिलेख लिखवाए जाते थे, वो भी चोल शासकों की वैधता को दर्ज करते थे। चोल शिलालेखों में राजाओं की वंशावली का विवरण देखने को मिलता है, ठीक है। जो राजा थे उनकी वंशावली, पहले कौन राजा था, फिर उसका बेटा कौन हुआ, फिर उसका बेटा अगला राजा कौन बना, ठीक है। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी हर राजा का जो शासनकाल था उसका वर्णन किया जाता था। उस राजा ने कितने टाइम तक शासन किया ये वर्णन किया जाता था। कौन कौन से राज्य पर उसने नियंत्रण स्थापित किया, कौन कौन से बड़े काम किए, कौन से बड़े निर्णय लिए, ये सब उसमें लिखा जाता था वंशावली में, ठीक है। पूर्वजों की वीरता और धर्मपरायणता को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता था कि हमारे जो पूर्वज राजा थे वो कितने वीर थे, कितने बहादुर थे, कितने धर्मपरायण, मतलब कि धर्म को मानने वाले थे। इससे सत्ता की निरंतरता और वैध उत्तराधिकार सिद्ध किया गया। एंड इसने भी चोल साम्राज्य के जो शासक थे उनकी वैधता को सिद्ध किया। नेक्स्ट है विजय कथाएं और उपाधियां। चोल शासकों ने अपनी विजयों को अभिलेखों और मंदिरों की दीवारों पर अंकित करवाया, ठीक है। वो जहाँ पे भी जीत हासिल करते थे, जिन भी क्षेत्रों को जीतते थे, जो भी विजय प्राप्त करते थे, उनको अभिलेखों और मंदिर की दीवारों पर अंकित करवा देते थे, लिखवा देते थे, ठीक है। इन सब ने भी चोल शासक की वैधता को सुनिश्चित किया, बढ़ावा दिया, ठीक है। चोल शासकों ने कई उपाधियां प्राप्त की, जैसे त्रिभुवन चक्रवर्ती, गंगैकोंड चोल, ठीक है। ये उपाधियां शक्ति और श्रेष्ठता का प्रतीक थी। ये उपाधियां दर्शाती थी कि राजा कितना शक्तिशाली और श्रेष्ठ है, ठीक है।
सैन्य सफलता को वैध शासन का प्रमाण बनाया गया। नेक्स्ट आता है ब्राह्मण वर्ग और धर्म का संरक्षण। ब्राह्मणों को भूमि दान ब्रह्मदेय दिया गया। वे धार्मिक कर्मकांड और शिक्षा के माध्यम से राजा की वैधता को प्रचारित करते थे। ठीक है, जो ब्राह्मण होते थे वो क्या करते थे, धार्मिक कर्मकांड और शिक्षा के माध्यम से, मतलब कि वो लोगों को ऐसी शिक्षा देते थे कि राजा जो है उसकी वैधता बढ़े। राजा की वैधता का प्रचार करते थे जो ब्राह्मण थे। क्यों करते थे, क्योंकि शासक जो थे, चोल शासक जो थे, वो ब्राह्मणों को भूमि का दान देते थे, भूमि दान में देते थे, जिसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। एंड इस भूमि के बदले जो ब्राह्मण थे वो धार्मिक कर्मकांड और शिक्षा के माध्यम से राजा की वैधता का प्रचार करते थे। इससे सामाजिक और धार्मिक समर्थन राजा को प्राप्त हुआ। ठीक है, एंड उसकी वैधता बढ़ी। कला, संस्कृति और प्रतीकवाद के जरिए भी राजा की वैधता बढ़ी चोल शासकों की। नटराज की कांस्य मूर्तियाँ, मंदिर शिल्प और भित्ति चित्रों में धर्म, शक्ति और राजसत्ता का प्रतीकात्मक संयोजन दिखता है। ठीक है, दृश्य संस्कृति भी वैधता का माध्यम बनी। निष्कर्ष देखिए, चोल शासकों की वैधता केवल राजनीतिक नहीं थी, बल्कि धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधारों पर भी निर्मित थी। मंदिर नीति ने इस वैधता का सबसे प्रभावी साधन के रूप में काम किया। ठीक है, मंदिर नीति सबसे प्रभावी हुई राजा की वैधता को बढ़ावा देने में। मंदिर नीति के जरिए राजा को देवता से जोड़ा गया, समाज को सत्ता से जोड़ा गया एंड राज्य को स्थायित्व दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चोल अभिलेखों और वंशावलियों के माध्यम से सत्ता की वैधता स्थापित करने की प्रक्रिया बताओ। तो कैसे चोल शासक जो थे उनकी सत्ता की वैधता स्थापित की गई अभिलेख और वंशावली के जरिए, आइए देखते हैं। मध्यकालीन दक्षिण भारत में सत्ता की स्थायित्वता जो थी वो केवल सैन्य विजय से नहीं होती थी। मतलब सत्ता कितनी स्थायित्व भरी होगी, कितना स्थायित्व सत्ता में होगा, ये सैन्य विजय से तय नहीं होता था, बल्कि वैचारिक स्वीकृति से भी सुनिश्चित होता था। मतलब कितने लोग हैं जो कि उस सत्ता के समर्थन में है, उस सत्ता को वैचारिक रूप से स्वीकृति देते हैं, इस बात पर भी निर्भर करता था कि सत्ता जो है वो कितनी स्थायित्व वाली होगी। चोल शासकों ने इस उद्देश्य के लिए अभिलेख और वंशावलियों का व्यापक उपयोग किया। उन्होंने अभिलेख लिखवाए, वंशावली का उपयोग किया अपनी स्थायित्वता को बढ़ाने के लिए एंड लोगों से वैचारिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, कि लोग उनके शासन को वैचारिक स्वीकृति दें। ठीक है, चोल अभिलेखों का स्वरूप और महत्व आइए देखते हैं। चोल काल में अभिलेख जो थे वो मंदिरों की दीवारों पर लिखवाए जाते थे, ताम्रपत्रों पर लिखवाए जाते थे, स्तंभों, शिलाओं पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ये अभिलेख सिर्फ प्रशासनिक नहीं होते थे, बल्कि राजकीय प्रचार का भी माध्यम थे। राजा का प्रचार भी इनके जरिए किया जाता था। वंशावली जो थी इनका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। वंशावली की भी काफ़ी मुख्य भूमिका थी। राजवंश की प्राचीनता का दर्शन मिलता है वंशावली के जरिए, कि जो चोल राजवंश था इसका इतिहास क्या रहा, इसमें प्राचीन शासक कौन कौन रहे। ठीक है, चोल वंशावलियों में राजाओं को प्राचीन, महान और निरंतर शासन परंपरा से जोड़ा गया। वंश की उत्पत्ति को पौराणिक संदर्भों से जोड़ा गया। इससे सत्ता को ऐतिहासिक गहराई और वैधता मिली। पूर्वजों की महिमा का महिमा मंडन किया गया वंशावली के जरिए। ठीक है, वंशावली में ये लिखवाया गया कि हमारे पूर्वज राजा कितने वीर थे, धर्मपरायण थे और न्यायप्रिय थे। इससे वर्तमान राजा को उन्हीं गुणों का अधिकारी बताया गया। ये कहा गया कि हमारे पूर्वज जितने गुणवान थे तो हम भी इतने गुणवान बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से वंशावली को पढ़कर जो चोल शासक थे वो मोटिवेट भी होते थे। ठीक है, अपने पूर्वजों के बारे में पढ़कर उनको प्रेरणा भी मिलती थी। वंशावलियाँ सत्ता में अटूट क्रम दिखाती थी। जैसे आपने वंशावली देखी होगी कि इतने टाइम से इतने टाइम तक ये राजा रहा, फिर उतने टाइम से उतने टाइम तक ये राजा रहा, तो जो भी क्रम होता है वो लगातार निरंतर चलता हुआ दिखाया जाता है। जैसे 1950 से 1955, 1955 से 1960, 1960 से 1965, ऐसे। मतलब कहीं पे भी ये टूटता हुआ नहीं दिखता, कहीं पे भी गैप नहीं दिखता कि 1950 से 1955 हो एंड फिर सीधा 1970 से 1980 हो, ऐसा नहीं दिखता।
जो वंशावली है वो अटूट क्रम में दिखाई जाती थी। इससे राजनीतिक अस्थिरता या विद्रोह की संभावनाएं कम हो जाती थी। एंड जो राजा होते थे उनको भी ये प्रेरणा मिलती थी कि वो भी इसी तरीके से अपने वंश को आगे बढ़ाएं। ठीक है। अभिलेखों में विजय और उपाधियां लिखी जाती थी कि राजा को कौन कौन सी सैन्य विजय मिली है। जो चोल शासक थे उन्होंने कई क्षेत्रों को जीता, कई शासकों को जीता। ठीक है। जैसे पांड्य, चेर, चालुक्य साम्राज्य जो था, इन सबको उन्होंने युद्ध में हरा दिया चोल शासकों ने। ठीक है। एंड श्रीलंका को भी हराकर उस पर अपनी जीत हासिल की। विजय के साथ जब कोई राजा विजयी होता था तो उसको उपाधियाँ दी जाती थी, जैसे गंगे कोंडचोल या त्रिभुवन चक्रवर्ती। ये भी राजा की विजय को वैध सुनिश्चित करती थी, वैध बनाती थी। ठीक है। विजय को वैध शासन का प्रमाण बनाया गया। इसके अलावा धार्मिक वैधता का निर्माण किया गया। अभिलेखों में राजा को शिव का भक्त या धर्म का रक्षक बताया गया। मंदिरों को जो भी दान दिया जाता था वो भी इसमें लिखा जाता था। इससे सत्ता को दैवी स्वीकृति प्राप्त हुई। प्रशासनिक कार्यों का प्रदर्शन किया गया। अभिलेखों में भूमि दान, कर व्यवस्था, स्थानीय सभाओं के अधिकार बताए जाते थे। ठीक है। इससे राजा को एक न्यायपूर्ण और संगठित शासक के रूप में प्रस्तुत किया गया। शासन की नैतिक वैधता ये बनी। तो इस तरीके से जो राजा था, जो चोल शासक थे, उनकी वैधता को सुनिश्चित किया जाता था, बढ़ावा दिया जाता था अभिलेखों वंशावली के माध्यम से। ठीक है। अभिलेखों में ये सारी जानकारी लिखी जाती थी। राजा के प्रशासनिक कार्यों का प्रदर्शन, राजा के धार्मिक जो विचार थे उनका प्रदर्शन हमें अभिलेखों में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अभिलेखों के माध्यम से जो राजा था उसकी बेहतर छवि प्रस्तुत की जाती थी। अभिलेखों में भाषा कौन सी प्रयोग होती थी? तो अभिलेखों में संस्कृत भाषा का उपयोग होता था राजकीय और वैदिक वैधता के लिए, ये दिखाने के लिए कि राजा जो है वो वैध है, दैवी शक्तियों से भरपूर है, ये दिखाने के लिए अभिलेखों में संस्कृत भाषा का भी उपयोग होता था। ठीक है। एंड तमिल भाषा का उपयोग होता था स्थानीय जनता से संवाद करने के लिए, बातचीत करने के लिए। ठीक है। या स्थानीय संस्था जो है वो स्थानीय जनता तक अपने विचार पहुंचाने के लिए भी तमिल भाषा का उपयोग करती थी। द्विभाषिक शैली ने सत्ता को अभिजात, जन स्वीकृत दोनों बनाया। ठीक है। संस्कृत भाषा के उपयोग से ये अभिजात बनी एंड जन स्वीकृत बनी ये तमिल भाषा के उपयोग से। ठीक है। क्योंकि जनता जो है वो तमिल भाषा समझती थी। इसके अलावा इतिहास लेखन का राजकीय नियंत्रण किया जाता था। चोल अभिलेखों में जो भी इतिहास लिखा जाता था वो राजा केंद्रित था। राजा जो है वो पहले पढ़ता था कि क्या लिखा जा रहा है, फिर उसमें चेंजेस भी कई बार करवाने पड़ते थे। ठीक है। सबसे पहले राजा जो है वो ही ये पूछता था इतिहासकारों से कि वो इतिहास में क्या लिखेंगे। ठीक है। राजा वही चीज़ लिखवाता था जो कि उसके फेवर में हो, जिससे लोग जो है उसके तरफ अपनी आस्था को, अपने विश्वास को बढ़ाए। ठीक है। जो राजा था वो ऐसी ही बातें लिखवाता था अभिलेख में जिससे उसकी पहचान बढ़े, उस पर लोगों का विश्वास बढ़े। ठीक है। पराजय, विद्रोह या असफलताओं का उल्लेख नहीं किया जाता था इन अभिलेखों में या वंशावलियों में, क्योंकि ये माना जाता था कि इससे जनता पर नकारात्मक असर पड़ेगा एंड जनता जो है वो राजा की काबिलियत पर शक करेगी। ठीक है। एंड एक आदर्श शासक की छवि निर्मित करने का प्रयास किया जाता था अभिलेखों वंशावली के माध्यम से। ठीक है। सामाजिक समर्थन प्राप्त करने में भी अभिलेख मुख्य भूमिका निभाते थे। अभिलेखों में ब्राह्मण और मंदिरों को जो दान दिया जाता था वो लिखवाया जाता था। ठीक है। ताकि धार्मिक वर्ग का समर्थन मिले। स्थानीय समुदायों को दिए गए अधिकारों का उल्लेख भी इसमें किया जाता था ताकि सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो राजा के शासन को। ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो है वो अभिलेखों की आलोचना भी करते हैं। वो बोलते हैं कि अभिलेख निष्पक्ष इतिहास नहीं है, क्योंकि अभिलेख जो है वो सिर्फ राजा के जो पॉजिटिव या सकारात्मक गुण थे
उन्हीं का विवरण देते हैं। एंड हर बात को बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता था इसमें अभिलेखों में। राजा ने एक मंदिर का निर्माण करवा दिया तो उसमें लिखा जाता था कि राजा ने 2-3 मंदिरों का निर्माण करवा दिया। जितने पैसे लगे हैं मंदिर बनवाने में उससे डबल ट्रिपल अमाउंट लिखी जाती थी, ताकि लोग जो है वो राजा के प्रति अपनी विश्वास को खोए ना, ठीक है, अपनी आस्था को खोए ना, इसलिए। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि आलोचनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अभिलेख जो है ये सत्ता समर्थित स्रोत हैं। मतलब जो राजा है वो इनको समर्थन देता है, वही चीज़ें इसमें लिखवाई जाती है जो कि राजा को समर्थन दे, ठीक है। अतः इन्हें आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ना आवश्यक है। मतलब जो भी लेखों में लिखा है उस पर पूर्णतया विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें झूठ भी लिखा हो सकता है। आइए अब निष्कर्ष देखते हैं। चोल अभिलेखों वंशावलियाँ सत्ता की वैधता के प्रमुख वैचारिक साधन थे। इनके माध्यम से ऐतिहासिक निरंतरता, दैवी समर्थन, नैतिक शासन, सैन्य सफलता को एक साथ प्रस्तुत किया गया, ठीक है। ऐतिहासिक निरंतरता भी दिखाई गई कि कितने टाइम से 9वीं से 13वीं शताब्दी तक कैसे चोल शासन लगातार निरंतर चलता आ गया है, ये भी इसमें दिखाया गया अभिलेखों वंशावली में। दैवी समर्थन की अवधारणा दिखाई गई। नैतिक शासन जो था उसके गुण इसमें दिखाए गए कि चोल शासन एक नैतिक शासन है, ये इसमें बताया गया, ठीक है। एंड सैन्य सफलता, इन सबको एक साथ एक जगह पर प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चोल साम्राज्य के विस्तार की नीति। मतलब कि जो चोल एम्पायर था उसकी एक नीति थी हेजिमोनिक एक्सपेंशन, मतलब कि विस्तार की नीति। वो तथा श्रीलंका पर चोल आक्रमण के कारण क्या थे और परिणाम क्या थे, ये सब इसमें बताना है। एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इसके ऊपर, तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसके आंसर को भी ध्यान से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चोल साम्राज्य जो है उसकी विस्तार की नीति क्या थी। तो सबसे पहले आप एज़ यूजुअल इंट्रोडक्शन दे देंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन देने से आंसर जो है आपका और भी अच्छा लगता है। तो इंट्रोडक्शन में आप बता देंगे चोल साम्राज्य 9वीं से 13वीं शताब्दी तक रहा, ठीक है। ये एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं थी बल्कि एक प्रभुत्वशाली साम्राज्य था। चोलों की विस्तार नीति जो थी इसका उद्देश्य सिर्फ भू क्षेत्र बढ़ाना नहीं था। जो चोल शासक थे वो अपना एक्सपेंशन कर रहे थे, विस्तार कर रहे थे। वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे थे कि उनकी सीमा बढ़े या उनका जो एरिया है, भूमि है, वो बढ़े, ऐसा नहीं था, बल्कि वो राजनीतिक, आर्थिक और समुद्री प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है श्रीलंका पर चोल आक्रमण। चोलों ने श्रीलंका पर आक्रमण करके वो भी अपने कब्जे में ले लिया था। आइए चोल साम्राज्य की विस्तार नीति को समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है प्रभुत्व आधारित विस्तार। जो चोल शासक थे उन्होंने बहुत सारे राज्यों को, बहुत सारे क्षेत्रों को पूर्ण विलय के साथ अपने अंदर समाहित कर लिया। पूर्ण विलय का मतलब होता है पूरी तरीके से उस पर कब्जा करके अपने अंदर अपनी बाउंड्री में उसको ले लेना। तो कई क्षेत्रों को उन्होंने पूर्ण विलय के द्वारा अपने सीमा के अंदर कर लिया। एंड कुछ राज्य थे, कुछ क्षेत्र थे जहाँ पे उन्होंने अधीन राज्य की नीति अपनाई। मतलब कि उस राज्य को उन्होंने अपने क्षेत्र में अपनी सीमा के अंदर तो नहीं लिया बल्कि उसको अपना अधीन बना लिया, ठीक है। अधीन राज्य मतलब कि उसको, उसका जो शासक था उसको अपने अधीन कर लिया कि तुम अब मेरे अधीन रहोगे एंड मेरे नेतृत्व में तुम शासन करोगे, ठीक है। तो बहुत सारे क्षेत्रों में चोल शासकों ने अधीन राज्य की नीति भी अपनाई, ठीक है। पूर्ण विलय का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे आप हैं, आप किसी राज्य पर, मान लीजिए आप राजा हैं, ठीक है, आप किसी राज्य पर हमला करते हैं एंड उस राज्य को जीत लेते हैं। तो अगर आप उस राज्य के जो शासक थे, जो वहाँ पे शासन कर रहा था, उसको हटा देते हैं एंड उस क्षेत्र को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, फिर किसी व्यक्ति को वहाँ पर शासक के रूप में नियुक्त करते हैं अपने अधीन, तो उसको बोलते हैं पूर्ण विलय कर लेना। आपने वो क्षेत्र पूर्ण रूप से अपने अंदर समाहित कर लिया, अपने राज्य की सीमा के अंदर समाहित कर दिया।
एंड वहाँ पे नया शासक आपने खुद नियुक्त किया है अपने रिश्तेदारों में से या अपने दरबार में से किसी व्यक्ति को, ठीक है। तो ये होता है पूर्ण विलय। एक होता है अधीन राज्य। अधीन राज्य क्या होते थे, आपने कोई राज्य जीता, ठीक है, एंड उस राज्य को आपने अधीन कर लिया, मतलब आपने उस राज्य के शासक को हटाया नहीं, ना ही उस राज्य को अपने अंदर शामिल किया अपनी सीमा के अंदर, बल्कि आपने कहा कि तुम मेरे अधीन रहोगे, ठीक है। तो अधीन राज्य जो थे उनको विजित क्षेत्र भी कहा जाता था, क्योंकि उन पर जीत हासिल कर लेता था जो चोल शासक है वो, ठीक है। तो चोल साम्राज्य क्योंकि उन राज्यों को जीत लेते थे अधीन राज्यों को, तो इसलिए उनको विजित क्षेत्र भी कहा जाता था। एंड उन विजित क्षेत्रों से कर लिया जाता था, टैक्स कलेक्ट किया जाता था, सैनिक सहयोग लिया जाता था, अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो सैनिकों का सहयोग भी उन्हें देना पड़ता था, ठीक है। राजनीतिक निष्ठा भी उनसे अपेक्षित की जाती थी कि वो चोल साम्राज्य के प्रति राजनीतिक रूप से निष्ठ रहे। इससे चोल सत्ता का प्रभुत्व क्षेत्रीय स्तर पर स्थापित हुआ। इसके अलावा उन्होंने सैन्य और नौसैनिक शक्ति का भी उपयोग किया। चोलों ने संगठित थल सेना और शक्तिशाली नौसेना विकसित की, ठीक है। थल सेना वो जो ज़मीन पर होती थी, एंड नौसेना वो जो कि समुद्री राज्य में होती थी, ठीक है, जो कि जल के अंदर होती थी, पानी में, वो होती थी नौसेना। समुद्री अभियानों के लिए नौसेना का प्रभावी उपयोग किया गया। इससे दूरवर्ती क्षेत्रों में भी प्रभुत्व संभव हुआ। आर्थिक और व्यापारिक हित, जो चोल विस्तार नीति थी, इसका उद्देश्य था अपना आर्थिक हित और व्यापारिक हित सुनिश्चित करना। जो चोल थे उन्होंने समुद्री व्यापार मार्गों पर अपना नियंत्रण जमा लिया, ताकि उन समुद्री मार्गों से जब कोई व्यापारी जाए तो उससे टैक्स कलेक्ट किया जा सके, ठीक है। व्यापारिक केंद्रों की उन्होंने सुरक्षा की। बंगाल की खाड़ी में प्रभुत्व से उनकी आर्थिक समृद्धि बढ़ी। हमने ऊपर पढ़ा था कि चोल साम्राज्य ने बंगाल की खाड़ी में भी अपना प्रभुत्व जमा लिया था, बंगाल की खाड़ी को भी अपने नियंत्रण में कर लिया था। इससे भी वो और भी ज़्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध हुए, ठीक है। इसके अलावा चोल शासक जो थे उनकी विस्तार की नीति में वैचारिक और प्रतीकात्मक प्रभुत्व भी शामिल है। जो चोल थे वो अपने विजय अभियानों को, जहाँ जहाँ पे भी वो जीत हासिल करते थे, उन विजय अभियानों को अभिलेखों, मंदिरों इत्यादि में उत्कीर्ण करवाते थे, उनका उल्लेख करते थे, ठीक है, अंकित करवाते थे। एंड उपाधियाँ भी ग्रहण करते थे, जैसे त्रिभुवन चक्रवर्ती, ऐसी उपाधियाँ भी उन्होंने ग्रहण की अपनी शक्ति का प्रतीकात्मक प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है। काफ़ी मंदिर भी उन्होंने बनवाए। आइए अब देखते हैं श्रीलंका पर चोल आक्रमण के क्या कारण थे। कौन से कारण थे कि श्रीलंका पर चोलों ने आक्रमण किया। पहला कारण आता है राजनीतिक कारण। श्रीलंका में अनुराधापुर राज्य की आंतरिक कमजोरी। अब देखिए श्रीलंका में जो राजनीति थी वो अस्थिर थी, ठीक है। राज्य जो थे वो भी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे। जब राजनीतिक नेता जो है वही शक्तिशाली नहीं होगा, जब नेता ही कमज़ोर होगा तो राज्य तो कमज़ोर होगा ही। तो यही था वहाँ पे, जो राजा था वो कमज़ोर था, एंड क्योंकि राजा कमज़ोर था इसलिए राज्य जो था वो भी कमज़ोर हो गया था, ठीक है। श्रीलंका में एक राज्य था अनुराधापुर, उस राज्य की आंतरिक कमज़ोरी जो थी उसका फ़ायदा उठाकर श्रीलंका पर चोलों ने आक्रमण किया। पांड्य शासकों को श्रीलंका का समर्थन मिला, ठीक है। जो पांड्य शासक थे उन्होंने श्रीलंका को सपोर्ट किया, मतलब वो चोल शासक के अगेंस्ट खड़े हुए, चोलों को उन्होंने चुनौती दी। चोलों के दक्षिण भारत में प्रभुत्व को भी चुनौती दी थी पांड्य शासकों ने एंड श्रीलंका के शासक ने, ठीक है। तो इस वजह से भी ये भी एक कारण था कि चोलों ने आक्रमण किया श्रीलंका के ऊपर, ठीक है। एक तो श्रीलंका का राज्य कमज़ोर था, वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कमज़ोर थी। दूसरा, पांड्य शासक जो थे वो श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे थे, तो इसलिए भी चोलों ने आक्रमण किया श्रीलंका के ऊपर। तीसरा, चोल जो थे उनके दक्षिण भारत में प्रभुत्व को चुनौती दे रहे थे, जो श्रीलंका था वो,
श्रीलंका भी दक्षिण में है, चोल शासक भी दक्षिण में थे, तो वो उनके कॉम्पिटिटर थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने हमला कर दिया श्रीलंका के ऊपर। आर्थिक कारण भी थे। आर्थिक कारण क्या थे? श्रीलंका हिंद महासागर व्यापार नेटवर्क का महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है, तो इसलिए क्योंकि व्यापार नेटवर्क का महत्वपूर्ण केंद्र था तो श्रीलंका काफ़ी लाभ कमा रहा था, आर्थिक लाभ कमा रहा था, ठीक है, ज़्यादातर जो व्यापारी थे वो वहीं से होकर गुजरते थे, तो काफ़ी टैक्स भी श्रीलंका कलेक्ट कर रहा था, काफ़ी अच्छी स्थिति में था। तो इसीलिए जो चोल थे उन्होंने भी निर्णय किया कि अगर वो भी श्रीलंका को जीत लेते हैं, श्रीलंका को अपने अधीन कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, उनको भी ये लाभ मिलेगा, ठीक है। जो बहुमूल्य वस्तुएं होती थी जैसे मोती, दालचीनी, रत्न, ये पाने के लिए भी चोलों ने आक्रमण किया, क्योंकि ये बहुमूल्य वस्तुएं भी श्रीलंका के पास थी। इसके अलावा श्रीलंका पर नियंत्रण करने से चोलों को व्यापारिक लाभ भी मिला, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न आता है समुद्री रणनीतिक कारण। श्रीलंका भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच समुद्री मार्ग पर स्थित था, ठीक है, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया जो था उसके बीच में स्थित था श्रीलंका समुद्री मार्ग पर, तो उसकी स्थिति काफ़ी बेहतर थी। इस पर अधिकार से बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक नियंत्रण भी संभव हुआ, ठीक है। जब चोलों ने श्रीलंका को नहीं जीता था तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किए बंगाल की खाड़ी को जीतने के, लेकिन वो प्रयास उनके विफल गए। लेकिन जब उन्होंने श्रीलंका को जीत लिया तो श्रीलंका पर अधिकार से बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक नियंत्रण स्थापित करना संभव हो गया, एंड बंगाल की खाड़ी को भी फिर जीत लिया चोल शासकों ने, ठीक है। वैचारिक और प्रतिष्ठात्मक कारण भी थे। विजय से चोल राजाओं की शक्ति, प्रतिष्ठा, वैधता बढ़ती थी, तो इसलिए राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने विजय को राजकीय गौरव से जोड़ा, एंड ये भी एक कारण था। अपने गौरव को, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए भी चोलों ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। आइए अब देखते हैं श्रीलंका पर चोल आक्रमण की प्रक्रिया क्या थी। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। राजेंद्र प्रथम ने चोल सत्ता को वहाँ स्थायी रूप दिया एंड अनुराधापुर को ध्वस्त करके पोलोनरुवा को प्रशासनिक केंद्र बनाया गया, ठीक है। उन्होंने जीत लिया श्रीलंका को एंड वहाँ पे अपना प्रशासनिक केंद्र भी स्थापित कर दिया, पोलोनरुवा को, ठीक है। श्रीलंका पर चोल आक्रमण के परिणाम क्या हुए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो श्रीलंका पर चोल आक्रमण के कई परिणाम हुए, जैसे राजनीतिक परिणाम, श्रीलंका का बड़ा भाग चोल प्रशासन के अधीन आ गया, ठीक है। स्थानीय शासकों को अधीनस्थ बना दिया गया, मतलब कि जो स्थानीय शासक थे जो वहाँ पे ऑलरेडी शासन कर रहे थे वो अब अधीन हो गए, गुलाम बन गए, किसके? चोल शासकों के, ठीक है। तो स्थानीय शासक जो थे वो अधीन बन गए चोल शासकों के, चोल गवर्नर नियुक्त किए गए। प्रशासनिक परिणाम भी हुए। प्रशासनिक परिणाम क्या हुए? चोल प्रशासनिक मॉडल श्रीलंका में लागू हुआ, ठीक है। कर व्यवस्था और भूमि प्रबंधन में परिवर्तन हुए। कर व्यवस्था जो थी वो चेंज हो गई, भूमि प्रबंधन जो था इसमें भी परिवर्तन हुआ, ठीक है। इस तरीके से एंड एक नया प्रशासनिक मॉडल जो था वो श्रीलंका में लागू हुआ, ठीक है। चोल जो थे उन्होंने अपना खुद का प्रशासनिक मॉडल लागू किया श्रीलंका में, नई कर व्यवस्था बनाई, भूमि प्रबंधन के तरीके में भी परिवर्तन किया। आर्थिक परिणाम क्या हुए? व्यापारिक मार्गों पर चोल का नियंत्रण बढ़ा। श्रीलंका से प्राप्त संसाधनों से चोल अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई। श्रीलंका से उन्होंने काफ़ी संसाधन प्राप्त किए एंड अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया। सांस्कृतिक प्रभाव भी हुए। श्रीलंका पर जब उन्होंने कब्जा कर लिया तो वहाँ पे तमिल संस्कृति और भाषा का प्रभाव बढ़ा। मंदिर निर्माण और शैव परंपरा का विस्तार हुआ श्रीलंका में, ठीक है, चोल शासकों के जीत के बाद। प्रतिरोध और विरोध, श्रीलंका में स्थानीय प्रतिरोध जारी रहा, मतलब कि स्थानीय लोग जो थे वो प्रतिरोध कर रहे थे, चोल शासकों का विरोध कर रहे थे। अंततः चोल सत्ता वहाँ स्थायी नहीं रह सकी। 12वीं शताब्दी में चोलों को श्रीलंका छोड़ना पड़ा क्योंकि लोग उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे थे, जो स्थानीय लोग थे, ठीक है।
आइए अब देखते हैं आलोचनात्मक मूल्यांकन। चोल विस्तार नीति जो थी ये प्रभावशाली थी, संगठित थी, परंतु इसमें सैन्य खर्च काफ़ी ज़्यादा हुआ। दूरस्थ क्षेत्रों का नियंत्रण कठिन सिद्ध हुआ। श्रीलंका छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है, तो श्रीलंका में जो दूरस्थ क्षेत्र थे वहाँ का नियंत्रण चोल नहीं कर पाए। ठीक है, कुछ ही भागों को अपने नियंत्रण में ले पाए। आइए हम निष्कर्ष देख लेते हैं। चोल साम्राज्य की हेजेमोनिक एक्सपेंशन नीति ने उन्हें दक्षिण भारत का सर्वोच्च साम्राज्य और समुद्री शक्ति बना दिया। श्रीलंका पर आक्रमण इस नीति का सबसे सशक्त उदाहरण है, जिसने चोलों की सैन्य, आर्थिक और समुद्री क्षमता को प्रदर्शित किया। ठीक है, श्रीलंका पर आक्रमण करके जो चोल थे उन्होंने अपनी सैन्य क्षमता, आर्थिक क्षमता और समुद्री क्षमता को प्रदर्शित किया सभी लोगों को। ठीक है, एंड दक्षिण भारत का सर्वोच्च साम्राज्य और समुद्री शक्ति के रूप में वो उभर कर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दक्षिण पूर्व एशिया में चोल प्रभाव समझाइए एंड इसका ऐतिहासिक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में भी चोल जो थे उन्होंने अपना प्रभाव जमाया था, एंड क्या इसे समुद्री साम्राज्यवाद कहा जा सकता है, ये भी इसमें हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप भूमिका बता देंगे, इंट्रोडक्शन दे देंगे। 10वीं 11वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य भारत की सबसे शक्तिशाली समुद्री शक्ति के रूप में उभरा। राजराज प्रथम और विशेष रूप से राजेंद्र प्रथम के काल में चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया तक सैन्य और व्यापारिक संपर्क स्थापित किए। ये संपर्क राजनीतिक प्रभुत्व, व्यापार नियंत्रण और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव का सम्मिलित रूप था। दक्षिण पूर्व एशिया में चोल संपर्क का स्वरूप जो है वो बढ़ा। ठीक है, आइए देखते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में चोल संपर्क का स्वरूप कैसा था। तो जो चोल थे उन्होंने निम्न क्षेत्रों से अपना संपर्क स्थापित किया। कौन कौन से क्षेत्र थे? श्रीविजय साम्राज्य, जिसे सुमात्रा कहा जाता था, मलय प्रायद्वीप, जावा, कंबोडिया, ये क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया में ही थे। एंड सबसे पहले इन्हीं क्षेत्रों में चोल शासकों ने अपना संपर्क स्थापित किया। ये क्षेत्र हिंद महासागर व्यापार नेटवर्क के प्रमुख केंद्र थे, इसलिए सबसे पहले इन्हीं को जीतने का प्रयास चोल शासकों ने किया। राजेंद्र प्रथम जो थे उन्होंने समुद्री अभियान चलाया 1025 ईस्वी में। राजेंद्र प्रथम ने श्रीविजय पर नौसैनिक आक्रमण किया। श्रीविजय जो है ये एक क्षेत्र का नाम है। ठीक है, एक साम्राज्य का नाम है, सॉरी। जैसे चोल साम्राज्य है वैसे ही श्रीविजय साम्राज्य था दक्षिण पूर्व एशिया में। एंड श्रीविजय साम्राज्य पर नौसैनिक आक्रमण किया राजेंद्र प्रथम ने। श्रीविजय के प्रमुख बंदरगाहों पर हमला किया गया। ठीक है, व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए ये हमला किया गया था। इसका उद्देश्य था व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण प्राप्त करना और चोल शक्ति का प्रदर्शन करना, ये सबको दिखाना कि हम कितने शक्तिशाली हैं। ये अभियान स्थायी अधिग्रहण नहीं था बल्कि प्रभुत्व प्रदर्शन था। अपने प्रभुत्व को प्रदर्शित करने के लिए ये अभियान चलाया गया था। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में चोल प्रभाव के क्षेत्र आइए देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में चोल का प्रभाव कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जैसे राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में राजनीतिक प्रभाव क्या थे चोल शासकों के? तो चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया में प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं किया, वो स्थानीय शासक बने रहे, लेकिन चोल प्रभुत्व स्वीकार किया। ठीक है, मतलब जो दक्षिण पूर्व के जो क्षेत्र थे, दक्षिण पूर्व एशिया के जो क्षेत्र थे उनको उन्होंने अपने अधीन रखा, लेकिन उनका पूर्ण विलय नहीं किया। ठीक है, अधीन रखना मतलब कि जो चोल थे वो प्रत्यक्ष शासक नहीं बने, प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं किया उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया काफ़ी दूर पड़ता था। ठीक है, दक्षिण भारत से, तो इसीलिए उन्होंने प्रत्यक्ष शासन वहाँ पे नहीं किया। वो अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए वहाँ पर गए थे। उनका उद्देश्य ये था अपना प्रभुत्व स्थापित करना। ठीक है, अपना प्रभुत्व प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने ये सारा युद्ध और ये सारी व्यवस्था की थी। वो स्थानीय शासक बने रहे, मतलब दक्षिण भारत के ही शासक बने रहे। दक्षिण पूर्व एशिया में उन्होंने कोई शासन नहीं किया, लेकिन चोल प्रभुत्व जो है वो वहाँ पे उन्होंने स्थापित किया। एंड वहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी चोल प्रभुत्व को स्वीकार किया।
कुछ क्षेत्रों में कर या उपहार भी दिए गए। आर्थिक और व्यापारिक प्रभाव भी हुए। चोल व्यापारिक गिल्ड बनाई गई, अय्यावोले, मणिग्रामम। ये जो गिल्ड थी, व्यापारिक गिल्ड थी, मतलब व्यापारियों के समूह थे ये, एंड दक्षिण पूर्व एशिया में सक्रिय थे। ये मसाले, सुगंधित लकड़ी, रत्न, वस्त्र का व्यापार, इन सब को करने का काम करते थे। व्यापार जो वो चोल प्रभाव का सबसे स्थायी पक्ष था। ठीक है, नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रभाव। तमिल भाषा और लिपि के प्रमाण दक्षिण पूर्व एशिया में मिलते हैं। इससे हमें पता चलता है कि दक्षिण पूर्व एशिया को भी अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया था चोल शासकों ने, क्योंकि वहाँ पे हमें तमिल भाषा और लिपि का प्रमाण मिलता है। हिंदू बौद्ध मंदिरों में भारतीय प्रभाव देखने को मिला। शैव परंपरा और मंदिर स्थापत्य का भी प्रसार हुआ दक्षिण पूर्व एशिया में भी। धार्मिक और वैचारिक प्रभाव इसके क्या हुए? शिव, विष्णु और बौद्ध परंपराओं का प्रसार हुआ। भारतीय ग्रंथों और प्रतीकों का उपयोग किया गया। आइए अब देखते हैं क्या इसे समुद्री साम्राज्यवाद कहा जा सकता है। तो समुद्री साम्राज्यवाद के पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं? जो लोग बोलते हैं कि हाँ ये समुद्री साम्राज्यवाद था, उनके तर्क क्या है आइए देखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ ये समुद्री साम्राज्यवाद था, दक्षिण पूर्व एशिया पर जो उन्होंने हमला किया था चोल शासकों ने। तो ये समुद्री साम्राज्यवाद इसलिए था क्योंकि इसमें नौसेना का उपयोग हुआ, दूरवर्ती क्षेत्रों पर सैन्य आक्रमण किए गए, व्यापार मार्गों पर प्रभुत्व स्थापित किया गया एंड प्रभुत्व की स्वीकृति हेतु दबाव बनाया गया। ठीक है, ये तत्व साम्राज्यवादी प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हैं एंड इसलिए कहा जाता है कि हाँ ये समुद्री साम्राज्यवाद था। ठीक है, क्योंकि इसमें गुण थे साम्राज्यवाद के, इसमें गुण थे साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये समुद्री साम्राज्यवाद नहीं था, जो उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया पर हमला किया था ये साम्राज्यवाद नहीं था, समुद्री साम्राज्यवाद नहीं था। तो जो ऐसा बोलते हैं वो क्या तर्क देते हैं? वो बोलते हैं कि यहाँ पे स्थानीय प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। ठीक है, स्थायी प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था, मतलब कि चोल शासकों ने इन पर हमला तो कर दिया था दक्षिण पूर्व एशिया पर, लेकिन वहाँ के वो स्थायी प्रशासन के अधिकारी नहीं बने थे, उन्होंने वहाँ पर राजा की भूमिका नहीं निभाई थी। ठीक है, मतलब वो स्वयं वहाँ के राजा, स्वयं वहाँ के शासक नहीं बने, वो स्थानीय शासक ही बने रहे। ठीक है, प्रत्यक्ष उपनिवेश या दीर्घकालिक अधिग्रहण नहीं था, उन्होंने उपनिवेश भी नहीं बनाया था इसको पूर्ण रूप से अपना, एंड इसको अधिग्रहण में भी नहीं लिया था। ठीक है, स्थानीय शासन संरचनाओं में हस्तक्षेप सीमित था। जो चोल शासक थे वो दक्षिण पूर्व में जो भी लोग शासन कर रहे थे, जो भी राजा शासन कर रहे थे, उनकी शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करते थे। ठीक है, एंड हस्तक्षेप नहीं होगा तो यानी कि साम्राज्यवाद नहीं था। सांस्कृतिक संपर्क अधिक था, राजनीतिक नियंत्रण कम था। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि आधुनिक साम्राज्यवाद जैसा नहीं था। इसलिए लोग मानते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया पर जो हमला हुआ था चोलों का, वो समुद्री साम्राज्यवाद नहीं था। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है इसके ऊपर। आइए अब इसका ऐतिहासिक मूल्यांकन करते हैं। चोल का जो प्रभाव था वो प्रभुत्व आधारित था, व्यापार केंद्रित था, प्रतीकात्मक था, एंड इसे ही हेजेमोनिक मैरीटाइम पावर भी कहा जाता है। ये नियंत्रण से अधिक नेटवर्क और संपर्क पर आधारित था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना नेटवर्क बनाए और एक दूसरे से कनेक्ट रहे, संपर्क साझा करते रहे। ठीक है, तो इस तरीके से इतिहास में भी अगर देखें तो चोल साम्राज्य जो था वो प्रभुत्व आधारित था, काफ़ी प्रभुत्व था इसका, व्यापार केंद्रित था। ठीक है, एंड प्रतीकात्मक था। निष्कर्ष देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में चोल प्रभाव भारतीय इतिहास का एक अनूठा अध्याय है। चोलों ने समुद्री शक्ति, व्यापारिक नेटवर्क और सांस्कृतिक संपर्क के माध्यम से प्रभाव स्थापित किया। इसे पूर्ण रूप से समुद्री साम्राज्यवाद कहना ऐतिहासिक रूप से उचित नहीं है, लेकिन इसे समुद्री प्रभुत्व और सांस्कृतिक आर्थिक प्रभाव का रूप कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चोल कालीन कृषि अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो चोल काल में, चोल शासन काल में जो कृषि होती थी उसकी विशेषता क्या है? ठीक है, चोल साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी उसका आधार कृषि थी। जैसे भारत में औपनिवेशिक काल में अगर हम देखें तो औपनिवेशिक काल में भी भारत में कृषि प्रमुख थी, ऐसे ही चोल काल में, चोल साम्राज्य में भी
अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही थी। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चोल शासकों ने कृषि को संगठित किया, नियंत्रित किया और विस्तारशील बनाया ताकि उत्पादन बढ़े। कृषि से प्राप्त अधिशेष ने प्रशासन, सेना, मंदिर और व्यापार को पोषित किया। खेती के जरिए जो सरप्लस मिलता था, मतलब जो अधिशेष प्राप्त होता था, अधिशेष क्या होता है? जितना हम खुद उपभोग कर ले उसके बाद भी जो एक्स्ट्रा बच जाता है। मान लीजिए कोई किसान है, उसने फसल उगाई, 100 टन गेहूँ जो है उसकी फसल में मिली उसको, ठीक है। उसने फसल उगाई गेहूँ की एंड 100 टन गेहूँ उसको प्राप्त हुई। तो 100 टन में से उसने मान लीजिए 50 टन अपनी यूज़ के लिए रख ली एंड 50 टन उसकी यूज़ भी हो गई। तो जो सरप्लस बचा, जो एक्स्ट्रा बचा, वो होता है अधिशेष, ठीक है। तो जो भी अधिशेष मिलता था कृषि से, अपने उपभोग के बाद जो बचता था उसको प्रशासन, सेना, मंदिर, व्यापार, इन सबको पोषित करने के लिए उपयोग किया जाता था। मंदिरों में दे दिया जाता था, सेना के लिए भेज दिया जाता था, ठीक है, व्यापारियों को दे दिया जाता था। भूमि का काफ़ी महत्व था। भूमि को उत्पादन का मुख्य साधन माना जाता था। राजा को भूमि का अंतिम स्वामी माना जाता था एंड जो कृषक थे, मंदिर थे, ब्राह्मण थे, उनके पास भूमि थी। भूमि किसके पास थी? कृषकों के पास, मंदिरों के पास, क्योंकि मंदिर जो थे और जो ब्राह्मण थे उनके पास भी भूमि थी। मंदिर और ब्राह्मणों को भूमि का दान कौन करता था? राजा करता था, ठीक है। भूमि मापन और वर्गीकरण। अब देखिए, चोलों ने भूमि का वैज्ञानिक मापन कराया, भूमि का वर्गीकरण किया गया। जो उपजाऊ भूमि थी उसको अलग रखा गया, अर्ध उपजाऊ भूमि और बंजर भूमि, इनको अलग अलग मार्क किया गया। इससे कर निर्धारण में पारदर्शिता आई, ठीक है। कर निर्धारण मतलब कि जितनी भी भूमि होती थी उस पर टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। जो बंजर भूमि होती थी उसमें कम टैक्स लिया जाता था एंड जो उपजाऊ भूमि होती थी उससे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से कर निर्धारण में भी पारदर्शिता आई। सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। चोल कृषि का सबसे मजबूत आधार सिंचाई प्रणाली थी। सिंचाई के लिए टैंक, नहर, बांध, इन सब का उपयोग होता था। कावेरी नदी जो थी उसका विशेष महत्व था। ग्राम सभाएं सिंचाई के रख रखाव में सक्रिय थी, ठीक है। सिंचाई का रख रखाव कौन करता था? ग्राम सभाएं। उसके बाद प्रमुख फसल जो थी वहाँ पे वो थी धान, ठीक है, यानी कि चावल। मुख्य भोजन और कर का आधार भी यही था। मुख्य भोजन के रूप में भी चावल का ही उपभोग वहाँ पे किया जाता था, ठीक है। अन्य फसलें भी उगाई जाती थी जैसे गन्ना, कपास, दाल, तिलहन। कृषि उत्पादन का एक भाग कर के रूप में ले लिया जाता था, ठीक है। टोटल जो उत्पादन होता था, प्रोडक्शन होता था, उसका एक भाग टैक्स के रूप में राजा कलेक्ट कर लेता था, ठीक है। कर व्यवस्था और राज्य का नियंत्रण। आइए देखते हैं। भूमि कर राज्य की मुख्य आय थी। भूमि से जो कर मिलता था वो ही राजा की या राज्य की मुख्य आय होती थी, मेन इनकम होती थी। जो टैक्स होता था वो नगद के रूप में भी लिया जा सकता था और अनाज के रूप में भी, ठीक है। अगर पैसे है तो नगद दे दो, अगर पैसे नहीं है तो अनाज के रूप में भी टैक्स जो है वो एक्सेप्ट किया जाता था। कर की भूमि, कर की जो दर होती थी वो भूमि की उर्वरता पर निर्भर करती थी। जितनी उर्वर भूमि होगी उतना ज़्यादा टैक्स उससे लिया जाता था, ठीक है। ग्राम सभाएं और कृषि प्रबंधन। ग्राम सभा जो थी वो कृषि प्रबंधन में मुख्य भूमिका निभाती थी। वो भूमि का वितरण करती थी, सिंचाई नियंत्रण करती थी, कर संग्रह करती थी, ठीक है। ये जो ग्राम सभाएं होती थी ये, इससे स्थानीय सहभागिता बढ़ी। मंदिरों को बड़ी मात्रा में भूमि दान दी गई। मंदिर कृषि उत्पादन के उपभोक्ता बन गए, नियोक्ता बन गए, पुनर्वितरक भी बन गए। मंदिर अर्थव्यवस्था का केंद्र बने, ठीक है। मंदिर जो थे वो क्या करते थे? कृषि से जो उत्पादन होता था उसका उपभोग करते थे, ठीक है। इसके अलावा उसका पुनर्वितरण भी कर देते थे, मतलब उसको लोगों में भी बांट देते थे। ब्रह्मदेव और देवदन भूमि। ब्राह्मण और मंदिरों को जो भूमि दी जाती थी राजा के द्वारा वो होती थी ब्रह्मदेव और देवदन भूमि। इन भूमियों में कर में छूट होती थी, मतलब ये जो भूमि होती थी इन पर टैक्स नहीं लिया जाता था। राजा जो था वो ब्राह्मणों को जो भूमि देता था उस पर टैक्स नहीं लेता था। ऐसे ही मंदिरों को जो भूमि देता था उस पर भी टैक्स नहीं लेता था, चाहे वो कितनी ही
उर्वर भूमि क्यों ना हो, कितनी ही उपजाऊ भूमि क्यों ना हो। इससे धार्मिक वर्ग का समर्थन राजा को प्राप्त हुआ। कृषक वर्ग भी वहाँ पे काफ़ी मजबूत था। वेलालाल किससे कहा जाता था, समृद्ध कृषकों को। जो अमीर पैसे वाले कृषक होते थे, किसान होते थे, उनको वेलालाल कहा जाता था। जो छोटे कृषक होते थे वो भी फसल उगाने का काम करते थे। एंड कुछ कृषक ऐसे होते थे जो कि बड़े कृषकों के खेत में मजदूरी का काम करते थे, भूमिहीन मजदूरी के रूप में। श्रम संबंध जाति आधारित थे। सामूहिक श्रम प्रचलित था। ठीक है, सामूहिक श्रम मतलब सब मिलकर एक ही काम करें, मेहनत करें, तो होता था सामूहिक श्रम। ये भी काफ़ी प्रचलित था। अब कृषि अधिशेष जो थे उनका क्या किया जाता था, जो सरप्लस बचता था फसल उगने के बाद, काटने के बाद, अपने उपभोग के लिए कुछ फसल रख ली जाती थी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता था उसको सेना के लिए भेज दिया जाता था, मंदिरों में दे दिया जाता था भंडारे के लिए। ठीक है, एंड व्यापारी ले जाते थे। इससे चोल साम्राज्य का राजनीतिक और आर्थिक विस्तार हुआ। क्षेत्रीय विविधता भी काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पर। ठीक है, चोल साम्राज्य में कावेरी डेल्टा सबसे समृद्ध क्षेत्र था। शुष्क क्षेत्रों में सीमित कृषि होती थी, अधिक सिंचाई पर ये निर्भर थी। जो शुष्क क्षेत्र थे वहाँ पे अधिक सिंचाई करने की ज़रूरत होती थी। ठीक है, अभिलेखित साक्ष्य भी मिले हैं, मतलब कि कुछ अभिलेख भी मिले हैं जो कि चोल साम्राज्य की कृषि व्यवस्था के बारे में बताते हैं। कौन कौन से अभिलेख मिले हैं ये देखते हैं। कई अभिलेख मिले हैं। ये जो अभिलेख है ये भूमि मापन की जानकारी देते हैं। कौन सी टैक्स की दर होती थी जो कि भूमि से ली जाती थी वो भी ये बताते हैं अभिलेख। ठीक है, अभिलेखों में हमें सिंचाई व्यवस्था का भी विवरण मिलता है, कैसे सिंचाई व्यवस्था जो थी वो काम करती थी, ये विवरण भी इसमें हमको मिलता है। ठीक है, इससे कृषि अर्थव्यवस्था की संगठनात्मक प्रकृति भी स्पष्ट होती है। आइए अब निष्कर्ष देख लेते हैं। चोलकालीन कृषि अर्थव्यवस्था संगठित थी, सिंचाई आधारित थी, राज्य नियंत्रित थी, मतलब राज्य के द्वारा नियंत्रित की जाती थी। ठीक है, एंड सिंचाई पर आधारित थी। इससे चोल साम्राज्य को आर्थिक स्थिरता और दीर्घायु प्रदान की। इसने चोल साम्राज्य को आर्थिक रूप से स्थिर बनाया और दीर्घायु बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चोल काल में व्यापार और शहरीकरण का विकास कैसे हुआ, समझाइए। चोल साम्राज्य 9वीं से 13वीं शताब्दी तक रहा था, आर्थिक समृद्धि का प्रमुख आधार था। ठीक है, एंड यहाँ पे आर्थिक समृद्धि जो थी वो क्यों हो गई थी, व्यापार और शहरीकरण के कारण। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि का प्रमुख आधार क्या था यहाँ पे, व्यापार और शहरीकरण। कृषि अधिशेष, सशक्त प्रशासन और समुद्री शक्ति ने व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। ठीक है, जो कृषि होने के बाद अधिशेष बच जाता था, जो फसल का एक्स्ट्रा हिस्सा बच जाता था उसको फिर बेचा जाता था, कई बार मंडियों में दे दिया जाता था, कई बार सेना के लिए भेज दिया जाता था। फिर भी काफ़ी ज़्यादा उत्पादन जो है वो उत्पादन ज़्यादा होता था, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा उत्पाद जो है वो बच जाता था। ठीक है, कृषि अधिशेष के रूप में, तो फिर उसको बाज़ारों में बेचा जाता था व्यापारियों के द्वारा। इससे व्यापार विकसित हुआ। ठीक है, सशक्त प्रशासन था, समुद्री शक्ति ने भी व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। इस काल में नगर केवल बाजार नहीं थे बल्कि प्रशासनिक, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी थे। व्यापार के भी कई प्रकार थे, जैसे आंतरिक व्यापार जो कि गांव और नगरों के बीच में होता था। ठीक है, कृषि उत्पाद, वस्त्र, धातु उत्पाद, तेल और नमक, इन सब का विनिमय होता था, इन सब का व्यापार होता था। स्थानीय बाजारों और नगर बाजारों का भी विकास हुआ। ठीक है, आंतरिक व्यापार के जरिए स्थानीय बाजार खुले एंड नगर बाजारों का भी विकास हुआ। शहरों में भी बाजार खुले, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाजार खुले। ठीक है, समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अब इसमें क्या था, चोल साम्राज्य जो था ये भारत का प्रमुख समुद्री व्यापारिक साम्राज्य था। ठीक है, जो चोल थे वो प्रमुख समुद्री व्यापारिक साम्राज्य थे। एंड इसमें प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र कौन सा था, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और अरब क्षेत्र। ठीक है,
तो ये समुद्र के ज़रिए भी व्यापार करता था, श्रीलंका से, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और अरब क्षेत्रों से। व्यापार मार्ग बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसलिए फिर बाद में बंगाल की खाड़ी को भी उसने अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया चोल शासकों ने, ठीक है। प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं जिनका व्यापार होता था वो क्या थी? सूती, रेशमी वस्त्र, इनका निर्यात होता था। ये जितनी भी वस्तुएं दी गई है इनका निर्यात होता था, मतलब कि चोल साम्राज्य जो है इन वस्तुओं को दूसरे साम्राज्यों में, दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में भेजता था, ठीक है। जैसे सूती और रेशमी वस्त्र, मसाले, धातु शिल्प, ये सब। कुछ वस्तुओं का आयात भी होता था जो कि दूसरे देश से चोल साम्राज्य अपने देश में मंगवाते थे, जैसे घोड़े, बहुमूल्य रत्न और सुगंधित लकड़ी, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्यापारिक गिल्ड। जो चोल व्यापार थी इसकी प्रमुख विशेषता थी व्यापारिक गिल्ड। व्यापारी जो थे वो अपना संगठन बना लेते थे जिसको व्यापारिक गिल्ड कहा जाता था, ठीक है। इनके कई नाम थे, जैसे मणिग्रामम, अय्यावोले, नाना देशी। ये जो गिल्ड होते थे ये समूह होते थे व्यापारियों के, ठीक है। ये क्या करते थे? ये व्यापार का संगठन करते थे, मार्गों की सुरक्षा करते थे, जो व्यापारिक मार्ग थे उनकी सुरक्षा करते थे, कर का भुगतान करते थे मिलकर, ठीक है। एंड इस तरीके से ये अपना हर काम कर रहे थे। गिल्ड ने व्यापार को संस्थागत रूप दिया एंड गिल्ड बनने के बाद ही व्यापार जो है वो एक संस्था बन गया, ठीक है। इसके अलावा बंदरगाह नगरों का विकास हुआ। कुछ प्रमुख बंदरगाह थे जो कि चोल साम्राज्य में बने, जैसे नागपट्टिनम, कावेरीपट्टनम, ठीक है। ये नगर जो थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र थे। नौसैनिक अड्डे थे, नौसेना यहाँ पर रहती थी एंड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी यहीं से होता था, ठीक है। आइए अब देखते हैं, अभी तक हमने पढ़ा था चोल शासन में व्यापार के बारे में, ठीक है। आइए अब जानते हैं चोल शासन में शहरीकरण की प्रक्रिया क्या थी। तो शहरीकरण की जो प्रक्रिया थी उसमें क्या था? सबसे पहले नगरों के प्रकार जान लेते हैं, कितने प्रकार के नगर थे। तो कुछ थे प्रशासनिक नगर, जैसे तंजावुर, गंगैकोंड, चोलपुरम। कुछ थे धार्मिक नगर, जैसे चिदम्बरम। एक था व्यापारिक नगर, जैसे नागपट्टिनम। व्यापारिक नगर जहाँ पे व्यापार होता था, प्रशासनिक नगर जहाँ पे प्रशासन का कार्यभार संभाला जाता था, एंड धार्मिक नगर जहाँ पे मंदिर वगैरह बनवाए थे, ठीक है। नगरों की संरचना अगर देखें तो नगरों में बाजार होते थे, मंदिर होते थे, आवासीय क्षेत्र मतलब कि वो क्षेत्र जहाँ पे लोग रहते थे वो मौजूद होते थे। मंदिर नगरों के केंद्र में स्थित होते थे ताकि सभी लोगों से इक्वल डिस्टेंस पर पड़े। मंदिर केवल धार्मिक नहीं होते थे बल्कि आर्थिक क्षेत्र थे। मंदिरों से जुड़े शिल्पकार, व्यापारी, श्रमिक, इन सब से नगरों का विस्तार हुआ, ठीक है। मंदिर आर्थिक केंद्र क्यों थे? क्योंकि जो मंदिर थे उनके आसपास काफ़ी दुकानें बनाई जाती थी, काफ़ी व्यापारी थे जो कि उसके आसपास बैठ जाते थे और पूजा पाठ से रिलेटेड सामान बेचते थे, तो व्यापार भी हुआ था, ठीक है। तो इसलिए मंदिर जो थे वो आर्थिक केंद्र भी बने हुए थे। इसके अलावा मंदिरों से काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिला था, जैसे पुजारी एंड जो मजदूर थे उन सबको, ठीक है। मंदिरों से फिर नगरों का भी विस्तार हुआ। नेक्स्ट आता है मुद्रीकरण और मुद्रा का उपयोग। व्यापार में सिक्कों का उपयोग बढ़ा, सोने और तांबे के सिक्के प्रचलित थे। कर और व्यापार दोनों में मुद्रा का उपयोग होता था। किसी को टैक्स देना हो तब भी मुद्रा चाहिए एंड व्यापार करने के लिए भी मुद्रा जो है उसकी ज़रूरत होती थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है राज्य की भूमिका। राज्य ने सड़कों और बंदरगाहों का विकास किया, ठीक है। व्यापारिक सुरक्षा मतलब व्यापारियों को सुरक्षा देने का काम भी करते थे ये। कर नीति बनाई जिसके माध्यम से व्यापार को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट आता है व्यापार और सामाजिक परिवर्तन। अब चोल साम्राज्य में व्यापार जब बढ़ा तो व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। नगरों में विविध जातियों समुदायों का समावेश हुआ। सामाजिक गतिशीलता बढ़ी, ठीक है। अंतर सांस्कृतिक संपर्क स्थापित हुआ। व्यापार के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा। जब एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति के लोगों से व्यापार करते हैं तो उनकी संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। कला और स्थापत्य पर विदेशी प्रभाव भी दिखाई दिया।
चोल अभिलेखों में अभिलेखी साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। व्यापारिक दान, व्यापारी जो थे वो कितना दान करते थे, ये भी अभिलेखों में देखने को मिलता है। ठीक है, गिल्डों के क्या अधिकार थे, बंदरगाह का उल्लेख भी अभिलेखीय साक्ष्य में हमें मिलता है, जो कि व्यापार के बारे में हमें और भी जानकारी देता है। आइए अब देखते हैं इसकी सीमाएं और चुनौतियाँ। शहरीकरण जो था वो मुख्यतः कृषि अधिशेष पर निर्भर था। अब ऐसा क्यों? देखिए, आपको पता होगा पहले क्या होता था इंडिया में, जो खेती होती थी वो हर व्यक्ति अपने लिए उगाता था। ठीक है, जितनी खेती वो करता था उतना ही खुद कंज्यूम भी कर लेता था। ठीक है, तो पहले जो खेती होती थी वो सिर्फ खुद के लिए होती थी, खुद के खाने के लिए। तो हर व्यक्ति खेती करता था एंड दूसरे रोज़गार उस टाइम थे ही नहीं, क्योंकि बेसिक नीड है खाना, एंड खाना चाहिए तो खाना उगाना पड़ेगा। ठीक है, फसल उगानी पड़ेगी, तो व्यक्ति जो है वो फसल उगाता था एंड वही खा लेता था, और किसी चीज़ का व्यापार था ही नहीं। फिर क्या हुआ, जब कृषि अधिशेष हो गया, जब बहुत ज़्यादा सरप्लस उत्पादन होने लग गया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, कुछ लोग थे जिन्होंने कृषि का काम छोड़ दिया, वो शहरों में जाकर बस गए एंड दूसरे काम करने लग गए। ठीक है, क्योंकि उनको अब फसल जो थी वो बाज़ार से, मंडी से मिल जाती थी, अब उनको फसल उगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो शहरीकरण से कृषि अधिशेष जो है इसकी मदद मिली शहरीकरण को। ठीक है, शहरीकरण इसलिए हो पाया क्योंकि कृषि अधिशेष हुआ, कृषि अधिशेष पर निर्भर था शहरीकरण। आज भी हम देखते हैं इंडिया में शहरों में, अगर आप देखें तो शहरों में कोई खेती करता ही नहीं है। क्यों नहीं करते शहरों में खेती? क्योंकि उनको ऑलरेडी फसल जो है वो मिल जाती है। ठीक है, मंडी से वो खरीद सकते हैं अनाज, गेहूँ, चावल, ये सब। ठीक है, अगर ये सब बाज़ारों में नहीं मिलता तो हमको खुद फसल उगानी पड़ती, ये सब खाने पीने के लिए। ठीक है, इसके अलावा ग्रामीण शहरी असमानता बनी रही, शहर ज़्यादा विकसित हो गए, गांव पीछे रह गए। निष्कर्ष देखिए, चोल काल में व्यापार और शहरीकरण संगठित था, राज्य समर्थित था, अंतर्राष्ट्रीय था। इसने चोल साम्राज्य को आर्थिक शक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान की। ठीक है, चोल साम्राज्य जो था ये आर्थिक रूप से शक्तिशाली बना और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चोल साम्राज्य की युद्ध नीति और सैन्य संगठन समझाओ। तो चोल साम्राज्य की युद्ध नीति क्या थी, सैन्य संगठन क्या था? चोल साम्राज्य जो है इसकी शक्ति का प्रमुख आधार था उसकी सुदृढ़ सेना और प्रभावी युद्ध नीति। जो चोल साम्राज्य थे इनकी सेना काफ़ी सुदृढ़ थी। ठीक है, एंड युद्ध नीति इनकी काफ़ी प्रभावी थी। ये ऐसी युद्ध नीति बनाते थे जिनसे इनकी जीत जो है वो सुनिश्चित हो जाती थी। ठीक है, चोलों ने स्थलीय और नौसैनिक दोनों प्रकार की युद्ध रणनीतियाँ विकसित की, ताकि वो स्थल क्षेत्र को भी जीत सके, स्थलीय क्षेत्रों को भी जीत सके और समुद्री क्षेत्रों को भी जीत सके। ठीक है, इन्हीं नीतियों के जरिए उन्होंने श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और बंगाल की खाड़ी पर जीत हासिल की। सैन्य शक्ति का उपयोग केवल विस्तार के लिए नहीं होता था, बल्कि राज सत्ता की वैधता और आर्थिक नियंत्रण के लिए भी किया जाता था। आइए अब देखते हैं चोलों की युद्ध नीति क्या थी। सबसे पहले आती है आक्रामक विस्तारवादी नीति। ठीक है, चोल शासक जो थे उन्होंने पड़ोसी राज्यों पर निरंतर अभियान चलाते रहे वो पड़ोसी राज्यों को अपने कब्जे में लेने के लिए। ठीक है, तो उनकी आक्रामक विस्तारवादी नीति थी, वो लगातार पड़ोसी राज्यों पर हमला करते रहते थे ताकि पड़ोसी राज्य कमज़ोर हो जाए एंड वो उसको अपने अधीन, अपने कब्जे में ले सकें। इसका उद्देश्य था अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करना एंड व्यापार मार्गों की सुरक्षा करना। ठीक है, ज़्यादातर उन्होंने उसी क्षेत्र पर हमला किया जो व्यापारिक मार्ग था। ठीक है, ताकि उस व्यापारिक मार्ग को वो अपने कब्जे में लेकर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, दूसरा है सीमित लेकिन निर्णायक युद्ध। जो चोल शासक थे वो युद्ध जो थे वो करते थे, युद्ध उनका काफ़ी तेज़ होता था, लक्ष्य केंद्रित होता था। ठीक है, दुश्मन की राजधानी और आर्थिक केंद्रों पर वो सीधा आक्रमण करते थे। सीधे वो डायरेक्ट किस पर आक्रमण करते थे? दुश्मन की राजधानी के ऊपर।
और दुश्मन के आर्थिक केंद्रों के ऊपर, जहाँ से दुश्मन देश पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, उन पर वो सीधा हमला करते थे। समुद्री युद्ध नीति, जो चोल थे उन्होंने शक्तिशाली नौसेना विकसित की एंड समुद्री अभियान के द्वारा उन्होंने श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव स्थापित किया। नेक्स्ट आता है मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक युद्ध। विजय के बाद मंदिरों में अभिलेख, उपाधियां देखने को मिली, ठीक है। जो चोल शासक थे, युद्ध जीतने के बाद उन्होंने मंदिरों में अभिलेख लिखवाए, उपाधियां ग्रहण की अलग अलग, जैसे त्रिभुवन चक्रवर्ती, गंगेकोंड चोल, ये उपाधियां उन्होंने प्राप्त की। इससे शत्रुओं में भय और प्रजा में गर्व उत्पन्न हुआ। प्रजा को गर्व हुआ कि हमारा जो शासक है इतना शक्तिशाली है, और शत्रु भयभीत हो गए, ठीक है। तो ये भी एक उनकी युद्ध नीति थी, मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक युद्ध नीति, ठीक है। आइए अब देखते हैं चोल शासकों का सैन्य संगठन क्या था। तो सेना के प्रमुख अंग क्या क्या थे, पहले वो आपको पता होने चाहिए। सेना के 4 प्रमुख अंग थे। पहला आता है पैदल सेना, ये संख्या में सबसे अधिक होती थी, सबसे ज़्यादा सैनिक इसमें मौजूद होते थे, ठीक है। ये तलवार, भाला और ढाल का उपयोग करते थे। एक होते थे घुड़सवार सेना, ये तेज़ आक्रमण करते थे एंड पीछा करने में उपयोगी थे। ये मान लीजिए शत्रु भाग गया तो उसका पीछा करना होगा, तो हम भी अगर पैदल भागेंगे तो पीछा नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए घोड़े होते थे, घुड़सवार सेना होती थी जो कि पीछा करती थी दुश्मनों का। घोड़े प्राय विदेशी क्षेत्रों से आयोजित होते थे, विदेशी क्षेत्रों से मंगवाए जाते थे। नेक्स्ट आता है हाथी सेना, ये युद्ध में भय उत्पन्न करने का साधन था। हाथी को देखकर, बड़े से हाथी को देखकर जो शत्रु थे वो डर जाते थे। दुश्मन की पंक्तियाँ तोड़ने में भी ये प्रभावी था, ठीक है। दुश्मन की लाइन तोड़ने के लिए हाथी को बस उस जगह पर ले जाओ एंड दुश्मन अपने आप डर जाएगा, भाग जाएगा। एक थी नौसेना, चोल सैन्य शक्ति की विशेषता थी नौसेना, ये समुद्री आक्रमण और व्यापार मार्गों की सुरक्षा करती थी, ठीक है। इसके अलावा स्थायी सेना और सैन्य पद भी चोलों के पास थे। चोलों के पास स्थायी सेना थी, सैनिकों को भूमि, वेतन और सम्मान प्रदान किया जाता था। सैन्य अधिकारियों के लिए विशेष पद और उपाधियां थी जो उनको दी जाती थी। नेक्स्ट है सैन्य छावनी और किले, प्रमुख क्षेत्रों में किले, सैन्य शिविर होते थे, इससे सीमाओं की सुरक्षा होती थी। त्वरित प्रतिक्रिया भी इससे संभव हुई, ठीक है, मतलब तुरंत प्रतिक्रिया कर पाते थे। तुरंत प्रतिक्रिया मतलब कि जो सैन्य छावनी होती थी, यहाँ पे सैनिक रहते थे एंड मान लीजिए एकदम से युद्ध हो गया, ठीक है, तो जो सैनिक होते थे वो तुरंत जाकर सीमाओं की सुरक्षा करते थे, तुरंत प्रतिक्रिया देते थे युद्ध होने पर, ठीक है। अगर पड़ोसी देश एकदम से युद्ध कर दे तो उसमें तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, तुरंत सुरक्षा करते थे वो लोग जो कि सैन्य छावनियों में रहते थे, वो सैनिक, ठीक है। सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था अगर हम देखें तो सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था कैसे थी, राजा की भूमिका इसमें मुख्य थी। राजा को सर्वोच्च सेनापति माना जाता था। कई राजा स्वयं युद्ध में भाग लेते थे, जैसे राजराज प्रथम, उन्होंने खुद भी युद्ध में भाग लिया, जबकि कुछ राजा ऐसे होते थे जो कि अपने सैनिकों को भेज देते थे युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं मंदिरों और सेना का संबंध। मंदिर जो थे उनको सैन्य दान, सैनिकों के वेतन भुगतान के केंद्र के रूप में भी उपयोग किया गया। मंदिर जो थे वो क्या करते थे, सेना को, सैनिकों को वेतन देते थे। युद्ध और धर्म का वैचारिक संबंध था, ठीक है। नेक्स्ट आता है हथियार और युद्ध तकनीक। प्रमुख हथियार जो चोल शासक यूज़ करते थे वो क्या थे, तलवार, धनुष बाण और भाले, ठीक है। हाथियों पर कवच और घंटियाँ लगाई जाती थी। नौसेना में बड़े जहाज होते थे, सैनिक परिवहन पोत होते थे, ठीक है। आइए अब देखते हैं सैन्य अभियानों के प्रमुख उदाहरण। तो श्रीलंका अभियान, ये चोलों ने सिंहली शासकों को पराजित करने के लिए, हराने के लिए चलाया। राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण इससे स्थापित किया। दक्षिण पूर्व एशिया अभियान था, इसमें समुद्री शक्ति का प्रदर्शन किया गया, व्यापारिक मार्गों पर प्रभुत्व हासिल किया गया, ठीक है। इसकी सीमाएं क्या थी, निरंतर युद्ध से
आर्थिक दबाव बढ़ा, स्थानीय विद्रोह हुए, लोग विद्रोह करने लग गए, दूरस्थ क्षेत्रों पर स्थायी नियंत्रण कठिन हो गया। आइए अब निष्कर्ष देख लेते हैं। चोल साम्राज्य की युद्ध नीति संगठित, आक्रामक और बहुआयामी थी। उसकी सैन्य संरचना ने साम्राज्य विस्तार, समुद्री प्रभुत्व, राजनीतिक वैधता सुनिश्चित की। चोलों की सैन्य परंपरा ने दक्षिण भारत के इतिहास में एक नया मानक भी स्थापित किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? साम्राज्य का विस्तार किया, समुद्री प्रभुत्व बढ़ाया, राजनीतिक वैधता सुनिश्चित की। ठीक है, आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चोल काल में मुद्रीकरण की प्रक्रिया, सिक्कों की भूमिका और आर्थिक प्रभाव बताइए। तो चोल काल में मुद्रीकरण कैसे होता था, मोनेटाइजेशन की क्या पॉलिसी थी, आइए देखते हैं। तो चोल काल में कृषि अधिशेष जो था, व्यापार विस्तार और शहरीकरण, इनके साथ साथ मुद्रीकरण की प्रक्रिया भी तेज हुई। ठीक है, शहरीकरण जब हुआ, व्यापार जब विस्तारित हुआ, तो उसके साथ ही मुद्रीकरण भी होने लगा। वस्तु विनिमय के साथ साथ मुद्रा का उपयोग बढ़ा, जिससे अर्थव्यवस्था अधिक नगदी आधारित और जटिल बन गई। ठीक है, मुद्रीकरण की प्रक्रिया क्या थी? कृषि अधिशेष से नगदी अर्थव्यवस्था। देखिए, सिंचाई और भूमि प्रबंधन से कृषि उत्पादन बढ़ा। जब सिंचाई बढ़ी, भूमि प्रबंधन किया गया, तो इससे कृषि का उत्पादन बढ़ा। जब कृषि का उत्पादन बढ़ा तो जो कृषि अधिशेष है वो प्राप्त होने लगा, मतलब अपने खुद के उपभोग के बाद भी बहुत सारा जो अनाज है, बहुत सारी जो फसल है, उसका भाग बचने लग गया कृषि अधिशेष के रूप में। उस अधिशेष को फिर बाजार में बेचना शुरू किया गया। एंड जब बाजार में हम बेचेंगे कोई चीज़, तो उसके लिए मुद्रा होनी चाहिए। ठीक है, अगर मुद्रा नहीं होगी तो हम किस आधार पर कोई वस्तु बेचेंगे? तो इसलिए मुद्रा का निर्माण किया गया, मुद्रा की मांग और उपयोग बढ़ा। ठीक है, क्योंकि व्यापार शुरू हुआ, व्यापार और बाजारों का विस्तार हुआ। आंतरिक और समुद्री व्यापार के लिए मानकीकृत माध्यम की आवश्यकता थी। व्यापारिक गिल्डों ने मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा दिया। ठीक है, भूमि कर का एक भाग नकद के रूप में लिया जाने लगा। सैनिकों, शिल्पकारों, मंदिर कर्मचारियों को भी जो वेतन दिया जाता था वो नगद में देना शुरू कर दिया। ठीक है, चोलकालीन सिक्के आए। सिक्के कितने प्रकार के होते थे? स्वर्ण सिक्के, जो कि उच्च मूल्य के लेन देन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोग किए जाते थे। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है वो बहुत महंगी है, तो उसके लिए सोने की मुद्रा का उपयोग किया जाता था। ठीक है, स्वर्ण सिक्के जो थे वो उच्च मूल्य के लेन देन के काम आते थे। रजत मतलब चांदी और तांबे के सिक्के स्थानीय और दैनिक लेन देन में उपयोग होते थे। सिक्कों पर कुछ प्रतीक भी होते थे, जैसे बाघ का चिन्ह होता था, बाघ की तस्वीर होती थी जो कि चोल वंश का प्रतीक था। धनुष होता था जो कि चेर प्रतीक के साथ संयुक्त रूप में उपयोग होता था। ठीक है, चेर साम्राज्य का प्रतीक था धनुष। कुछ सिक्कों पर शासक का नाम और उपाधि भी लिखी होती थी। इससे राज्य की सत्ता और वैधता का प्रचार हुआ। सिक्कों का क्षेत्रीय प्रचलन बढ़ा। ठीक है, सिक्के जो थे वो अब नगरों, बंदरगाहों, व्यापारिक मार्गों में प्रचलित होने लग गए। ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तु विनिमय जारी रहा। सिक्कों का उपयोग सबसे पहले शहरों में उपयोग हुआ। ठीक है, एंड शहरों में उपयोग होने के बाद इनका प्रचलन बढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में तो तब भी वस्तु विनिमय प्रणाली ही थी, मतलब एक वस्तु दो, दूसरी वस्तु लो, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी। ठीक है, सिक्कों की भूमिका क्या थी? तो सिक्कों से व्यापार सुगम बना, मूल्य निर्धारण आसान हुआ। अब ये कहा जा सका कि ये वस्तु जो है इतने मूल्य की है, इतने पैसे दो तब ये वस्तु मिलेगी, तो मूल्य निर्धारण आसान हो गया। लंबी दूरी के व्यापार में जोखिम कम हुआ। ठीक है, पहले क्या होता था, जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ दी जाती थी। तो अगर हमें व्यापार करना है तो हमको व्यापार करने के लिए
कोई सामान खरीदने के लिए भी अपनी कोई चीज़ लेके जानी पड़ती थी, ठीक है। तो इससे क्या होता था, लंबी दूरी के व्यापार में जोखिम रहता था कि कहीं कोई हमारा सामान लूट ना ले, ठीक है। लेकिन अब सिक्के आ गए तो सिक्के कोई लूटता नहीं था, सिक्के हम छुपा कर भी रख सकते थे, ठीक है, छुपा कर भी सिक्के ले जा सकते थे। तो इसलिए अब लंबी दूरी के व्यापार में जोखिम कम हो गया। कर और प्रशासन में सहूलियत आई। नगद कर से राज्य को सेना, निर्माण और प्रशासन चलाने में सुविधा हुई। टैक्स जो है वो भी नगद सिक्कों के रूप में सरकार लेने लग गई। मजदूरी और सेवाओं का भुगतान। मंदिरों और नगरों में काम करने वाले जो शिल्पकार थे, नर्तक थे, कर्मचारी थे, उनको नगद भुगतान किया जाता था, ठीक है। सिक्के राज सत्ता के आर्थिक नियंत्रण का प्रतीक बने। आइए अब देखते हैं मुद्रीकरण के आर्थिक प्रभाव क्या हुए। तो मुद्रीकरण से शहरों को बढ़ावा मिला, शहरीकरण को बढ़ावा मिला। मुद्रा आधारित लेन देन से नगरों का विकास और भी तेज हो गया। बाजार और व्यापारिक केंद्र फले फूले, बाजार बनने लग गए। इसके अलावा मुद्रीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप व्यापारी वर्ग का सशक्तिकरण हुआ। जो व्यापारी वर्ग था वो मजबूत बना, ठीक है, सशक्त बना। व्यापारी और गिल्ड जो थे आर्थिक रूप से शक्तिशाली बने। व्यापारी, गिल्ड, इनकी शक्तियाँ बढ़ गई, ठीक है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी। किससे? सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी व्यापार के जरिए, ठीक है, सिक्कों के आने के बाद। जिसके पास जितनी ज़्यादा मुद्रा, जितने ज़्यादा सिक्के, वो उतना ज़्यादा सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित माना गया। सामाजिक विभेदन आसानी से हो सका। अब क्या हुआ, अमीर और गरीब का अंतर बढ़ गया। भूमिहीन श्रमिकों की निर्भरता बढ़ गई, ठीक है। क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। नगर और बंदरगाह अधिक मुद्रीकृत बन गए। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र जो थे वो मुद्रीकृत नहीं हो पाए, ठीक है। सीमाएं क्या थी इसकी? पूरी अर्थव्यवस्था पूर्णतः मुद्रीकृत नहीं थी। मुद्रीकरण सिर्फ शहरों में था, गांव में नहीं। वस्तु विनिमय और कर अनाज प्रणाली जो थी ये भी साथ साथ चलती रही। सिर्फ मुद्रीकरण नहीं हुआ, ऐसा नहीं था मुद्रीकरण होने के बाद वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म हो गई हो, नहीं, ऐसा नहीं था। मुद्रीकरण के बाद भी वस्तु विनिमय प्रणाली और कर अनाज प्रणाली चलती रही, ठीक है। कुछ लोग मुद्रा का उपयोग करते थे व्यापार के लिए या कोई चीज़ खरीदने के लिए या टैक्स पे करने के लिए, एंड कुछ लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे, अनाज प्रणाली का उपयोग करते थे, मतलब कि अनाज के बदले दूसरी वस्तु लेना, ठीक है। अभिलेख में भी साक्ष्य मिलता है इसका। अभिलेख में भी हमें पता चलता है सिक्कों के बारे में। चोल अभिलेखों में नगद दान, सिक्कों में भुगतान का उल्लेख मिलता है। चोल अभिलेख जब पढ़े गए तो उसमें ये पता लगा कि नगद दान किसने कितना किया है। ये अभिलेख में लिखा होता था किस व्यक्ति ने कितना नगद दान किया है, सिक्कों के रूप में किसने भुगतान कितना किया है, व्यापारिक लेन देन लिखा होता था, ठीक है। इन सब का उल्लेख भी हमें अभिलेखों में मिलता है, जो कि बताते हैं कि हाँ, सिक्के जो थे वो मुख्य साधन थे मुद्रीकरण का, ठीक है। चोल काल में मुद्रीकरण एक धीमी लेकिन स्थिर प्रक्रिया थी। धीमी इसलिए क्योंकि एक साथ पूरे चोल साम्राज्य में ये नहीं हो पाई थी, धीरे धीरे हुई थी, पहले शहरी क्षेत्रों में फिर ग्रामीण क्षेत्रों में। सिक्कों ने व्यापार, प्रशासन, शहरीकरण को गति दी, बढ़ावा दिया। इससे चोल अर्थव्यवस्था अधिक संगठित और अंतर्राष्ट्रीय बनी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चोल साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? इसका एक ऐतिहासिक अध्ययन कीजिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इसके ऊपर। आगे देखते हैं चोल काल में महिलाओं की स्थिति, चोल साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति। तो चोल काल का समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, ठीक है। पुरुषों को ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे। महिलाओं की भूमिका केवल घरेलू क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, ऐसा हम नहीं बोल सकते। हालांकि समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन ऐसा नहीं था कि महिलाएं सिर्फ घर तक ही सीमित रहे। अभिलेख, साहित्य, मंदिर संस्थाएं और कला प्रतिमाएं महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भागीदारी को दर्शाती हैं। जब हम
चोल साम्राज्य के अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, मंदिर संस्था और कला प्रतिमा देखते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि जो महिलाएं थीं वो घरेलू क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। महिलाएं जो थी वो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अपनी भागीदारी देती थी। महिलाओं की स्थिति वर्ग, जाति, संस्था के अनुसार भिन्न भिन्न थी। उच्च वर्ग की और उच्च जाति की महिलाओं की स्थिति कंपैरेटिवली अच्छी थी, ठीक है, तुलनात्मक रूप से बेहतर थी निम्न वर्ग की महिलाओं से। आइए अब देखते हैं महिलाओं की सामाजिक स्थिति। तो पितृसत्तात्मक ढांचा था, परिवार और उत्तराधिकार जो था ये पुरुष प्रधान था। विवाह महिलाओं का केंद्रीय सामाजिक संस्थान होता था, ठीक है। बाल विवाह और विधवाओं की सीमित भूमिका के संकेत मिलते हैं। वर्गीय भिन्नताएं भी थी, मतलब उच्च वर्ग की जो महिलाएं थीं उनको ज़्यादा सम्मान, ज़्यादा संसाधन मिलते थे। निम्न वर्ग की महिलाएं कृषि और श्रम कार्यों में लगी रहती थीं। आर्थिक भूमिका की बात करें तो अभिलेखों में महिलाओं के द्वारा भूमि दान और संपत्ति के लेन देन के प्रमाण भी मिलते हैं कि इस महिला ने इतनी भूमि दान की, इस महिला ने इस संपत्ति का लेन देन किया। तो कुछ महिलाएं थी जो कि भूमि की स्वामिनी थी, विशेषकर जो विधवाएं होती थी वो, ठीक है, क्योंकि उनके पास उनके जो पति होते थे उनकी हक की, उनके हिस्से की ज़मीन होती थी। तो पति की मृत्यु के बाद जो महिलाएं थी उनको वो भूमि मिलती थी, ठीक है। मंदिर अर्थव्यवस्था में भी भूमिका थी। महिलाएं मंदिरों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से काम करती थी, ठीक है। नृत्य करती थी कुछ महिलाएं, कुछ संगीत गाती थी, कुछ पूजा और सेवा करती थी, ठीक है। उन्हें नगद भूमि या अनाज में पारिश्रमिक मिलता था, मतलब उनको वेतन जो था वो या तो नगद के रूप में मिलता था या भूमि के रूप में या अनाज के रूप में, ठीक है। आइए अब देखते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक भूमिका। तो देवदासी परंपरा थी। देवदासियाँ जो थी मंदिरों से जुड़ी नर्तकी और संगीतकार होती थी, ठीक है। ये मंदिरों में ही रहती थी, मंदिर को ही समर्पित थी। ये धार्मिक अनुष्ठानों उत्सवों में महत्वपूर्ण थी, ठीक है। इन्हें सामाजिक मान्यता और आर्थिक संरक्षण मिलता था, परंतु ये संस्था आगे चलकर शोषण का माध्यम भी बनी। ये जो देवदासी प्रथा थी आगे चलकर इससे महिलाओं का शोषण भी हुआ। नेक्स्ट आता है भक्ति और धार्मिक सहभागिता। महिलाएं जो थी वो शिव और विष्णु जी की भक्ति में सक्रिय थी। दान पत्रों में महिलाओं के नाम भी मिलते हैं कि किस महिला ने कितने पैसे दान दिए। आइए अब देखते हैं चोल साम्राज्य में महिलाओं की राजनीतिक भूमिका क्या थी। तो राज परिवार की जो महिलाएं थी वो रानी और राजमाता कहलाती थी, ठीक है। रानी और राजमाताएं जो थी वो मंदिर निर्माण, दान, धार्मिक संरक्षण में सक्रिय थी। कुछ मामलों में प्रशासनिक प्रभाव भी था, यद्यपि प्रत्यक्ष शासन सीमित था। हालांकि ऐसा नहीं देखा गया कि महिला जो है वो शासक के रूप में कार्यरत हो, ठीक है। राज परिवार में महिलाएं जो है वो शासक के रूप में काम नहीं करती थी, बल्कि वो केवल एक, हम बोल सकते हैं वो केवल एक दान करने वाले के रूप में सक्रिय थी, दान करती थी, ठीक है, एंड धार्मिक संरक्षण करती थी। आइए अब देखते हैं प्रतीकात्मक राजनीतिक भूमिका क्या थी महिलाओं की। तो महिलाओं को, स्त्री को शक्ति, समृद्धि और वैधता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया। राज सत्ता की वैधता में रानियों के दान और धार्मिक गतिविधियां भी सहायक थीं, ठीक है। कला और दृश्य संस्कृति में भी महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा महत्व था। चोल कांस्य मूर्तियों और मंदिर शिल्प में नृत्यरत महिलाएं, देवियां, नटराज की मूर्ति में स्त्री पुरुष तत्वों का संतुलन देखने को मिलता है, ठीक है। तो कांस्य की मूर्तियों में भी महिलाओं की स्थिति दिखाई जाती थी, जैसे नृत्य करती महिलाएं, देवी के रूप में भी महिलाओं को दिखाया जाता था, ठीक है, नटराज की मूर्ति में भी। तो इस तरीके से कला में महिला शक्ति और सौंदर्य का आदर्शीकरण हुआ। शिक्षा और बौद्धिक जीवन की बात करें तो महिलाओं की औपचारिक शिक्षा के प्रमाण काफ़ी सीमित हैं कि महिलाओं ने बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त की हो, ठीक है। फिर भी धार्मिक गीत, भक्ति अनुष्ठान में उनकी बौद्धिक भागीदारी देखने को मिलती है। महिलाएं गीत गाती थी, भक्ति करती थी,
लेकिन उनकी औपचारिक शिक्षा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। आइए अब सीमाएं देख लेते हैं। महिलाओं की स्वतंत्रता संस्थाधारित थी, वर्गाधारित थी। ठीक है, सामान्य ग्रामीण महिलाओं के जीवन में जो सामान्य ग्रामीण महिलाएं थीं उनको श्रम करना पड़ता था, सामाजिक नियंत्रण उनके ऊपर ज़्यादा होता था। देवदासी संस्था में सम्मान भी होता था और शोषण भी। ठीक है, दूसरे लोग जो बाहर के लोग थे वो देवदासियों का सम्मान करते थे, जबकि अंदर के लोग उनका शोषण करते थे। ठीक है, आइए अब देखते हैं कौन से स्रोत है जिनसे हमें महिलाओं के बारे में पता चलता है। तो मंदिर अभिलेखों से, दान पत्रों से, साहित्य से और मूर्तिकला से। ठीक है, ये सब महिलाओं की उपस्थिति दिखाते हैं, परंतु ये सब पुरुष केंद्रित दृष्टि से ही लिखे गए हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं। चोल साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति पूर्ण समानता वाली नहीं थी, लेकिन वे पूरी तरीके से अदृश्य भी नहीं थी। धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संस्थाओं ने, विशेषकर मंदिरों के माध्यम से, महिलाओं ने सामाजिक सार्वजनिक जीवन में स्थान बनाया। चोल समाज में महिलाओं की भूमिका सक्रिय लेकिन सीमित थी। ठीक है, मतलब महिलाएं एक्टिवली काम करती थीं, लेकिन उनकी भूमिका सीमित थी। जैसे वो पढ़ाई नहीं कर सकती थी, औपनिवेशिक शिक्षा का कोई प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन महिलाओं ने काफ़ी दान भी दिया है, तो दान पत्रों में कई महिलाओं के नाम भी मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि महिलाओं की भूमिका सक्रिय थी लेकिन सीमित भी थी। आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, चोल काल में क्रॉस कल्चरल इंटरफेस एंड इसका अर्थ और प्रमुख रूप बताइए। क्रॉस कल्चरल इंटरफेस क्या होता है? तो चोल काल में दक्षिण भारत का संपर्क केवल आंतरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं था, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, अरब और चीन तक फैला हुआ था। इन संपर्कों के माध्यम से विभिन्न संस्कृति, धर्म, कला शैली, भाषाओं और व्यापारिक प्रथाओं का पारस्परिक आदान प्रदान हुआ। इसी पारस्परिक सांस्कृतिक संपर्क को क्रॉस कल्चरल इंटरफेस कहा जाता है। जब दो संस्कृति के लोग आपस में एक दूसरे से संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनकी संस्कृति, धर्म, कला शैली, भाषा, व्यापारिक प्रथाओं, इन सब का आदान प्रदान होता है। ठीक है, एंड इसी को कहा जाता है क्रॉस कल्चरल इंटरफेस। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दो या दो से अधिक या अन्य संस्कृतियों के बीच निरंतर संपर्क होना, पारस्परिक प्रभाव और समन्वय। ठीक है, दो या दो से अधिक संस्कृतियों के बीच निरंतर संपर्क, पारस्परिक प्रभाव और समन्वय, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभाव पड़ना। ठीक है, चोल काल में ये जो संपर्क था ये व्यापार के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से, कूटनीति, धर्म और कला के माध्यम से हुआ। ठीक है, व्यापार के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से एंड कूटनीति के माध्यम से, और धर्म और कला के माध्यम से क्या हुआ? एक संस्कृति का प्रभाव दूसरी संस्कृति पर पड़ा, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। ठीक है, चोल काल में आइए देखते हैं क्रॉस कल्चरल इंटरफेस के प्रमुख रूप क्या थे। पहला आता है व्यापारिक संपर्क। इसमें क्या था? समुद्री व्यापार हुआ। चोलों ने बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में सक्रिय व्यापार किया। प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र थे श्रीलंका, सुमात्रा, जावा, मलाया और चीन। व्यापारिक गिल्ड बनाए गए जैसे अय्यावोले और मनेग्रामम। इन गिल्डों ने विदेशी व्यापार, सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा दिया। ठीक है, व्यापारी संस्कृति के वाहक बने। जब व्यापारी एक देश से दूसरे देश में व्यापार के लिए गए तो उस देश की संस्कृति भी अपने साथ लेकर आए। ठीक है, इस तरीके से संस्कृति का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हम बोल सकते हैं ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक और सैन्य संपर्क। तो कई विदेशी अभियान चलाए जिसके जरिए श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया पर चोल अभियानों से राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हुआ, सांस्कृतिक प्रभाव फैला, अधीनस्थ राज्यों से भी संबंध स्थापित किए गए। ठीक है, जो चोल शासक थे जिन राज्यों को जीत लेते थे एंड अपने अधीन बना लेते थे, उनसे भी वो स्थानीय शासक के साथ बातचीत करके संस्कृति का आदान प्रदान करते थे, संपर्क साझा करते थे, एंड इससे भी संस्कृति का आदान प्रदान होता था, प्रशासनिक परंपराओं का आदान प्रदान होता था। ठीक है, नेक्स्ट है धार्मिक और सांस्कृतिक इंटरफेस।
शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया चोलों ने। इन्होंने शैव मंदिरों और अनुष्ठानों को श्रीलंका दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचाया। चोल क्षेत्र में बौद्ध और वैष्णव परंपराएं भी सक्रिय हुई। धार्मिक सह अस्तित्व देखने को मिला। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका में बौद्ध परंपरा थी एंड चोल जो थे वो श्रीलंका में गए थे, तो उनके साथ बौद्ध परंपरा भी इंडिया में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है कला और स्थापत्य में सांस्कृतिक आदान प्रदान। मंदिर स्थापत्य चोल शैली का प्रभाव इस पर पड़ा। ठीक है, मंदिर स्थापत्य जो था इस पर चोल शैली का प्रभाव पड़ा। अंगकोर जावा के मंदिरों में ये प्रभाव दिखता है। कांस्य मूर्तिकला का उपयोग हुआ। नटराज जैसी मूर्तियाँ सांस्कृतिक पहचान बनी। विदेशी क्षेत्रों में भारतीय कला का प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट आता है भाषा और साहित्यिक संपर्क। तमिल भाषा और लिपि का प्रसार हुआ। अभिलेखों में स्थानीय और विदेशी तत्वों का मिश्रण हुआ। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क भी हुए। विदेशी व्यापारियों स्थानीय समाज के बीच में संपर्क साझा किए गए। विवाह, सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक समन्वय के जरिए संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। ठीक है, जब विदेशी व्यापारियों ने स्थानीय समाज के लोगों के विवाह में शामिल होना शुरू किया, तो विदेशी व्यापारियों को स्थानीय रीति रिवाजों के बारे में पता चला। ठीक है, सामाजिक संपर्क के जरिए उनको ये पता चला कैसे भारत के स्थानीय समाज के लोग रहते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्रॉस कल्चरल इंटरफेस के परिणाम क्या होते हैं। तो इससे सांस्कृतिक समृद्धि आती है, नई कला, नई शैली और धार्मिक रूप विकसित होते हैं। आर्थिक विकास होता है, व्यापार विस्तार से समृद्धि आती है। ठीक है, राजनीतिक वैधता, विदेशी संपर्कों से चोल सत्ता की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। ठीक है, आइए अब देखते हैं सीमाएं और संतुलन। ये संपर्क एक तरफा प्रभुत्व नहीं बल्कि पारस्परिक था, दोनों इसमें शामिल थे। ठीक है, स्थानीय संस्कृतियाँ पूरी तरीके से विलुप्त नहीं हुई। स्थानीय संस्कृतियाँ जो है वो पूरी तरीके से हम नहीं बोल सकते कि विलुप्त हुई हो। ठीक है, कुछ हद तक हुई थी लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुई। ये संपर्क जो था ये पारस्परिक था, मतलब एक संस्कृति दूसरी के पास नहीं गई थी बल्कि दूसरी संस्कृति भी पहले के पास गई थी। मतलब कि दोनों तरफ से संस्कृति का, सांस्कृतिक मूल्यों का दोनों तरफ से आदान प्रदान हुआ था, एक तरफा नहीं था। ठीक है, जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं इंडिया में वेस्टर्नाइजेशन बढ़ रहा है, लेकिन फॉरेन कंट्री में इंडिया की जो कल्चरल वैल्यूज़ है वो नहीं जा रही, तो वो एक तरफा है। ठीक है, वो है एक तरफा सांस्कृतिक आदान प्रदान। पश्चिमी देशों से भारत में वो मूल्य आ गए हैं, लेकिन भारत से पश्चिमी देशों में नहीं जा रहे सांस्कृतिक मूल्य। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। चोल साम्राज्य में यहाँ पे पारस्परिक था। ठीक है, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान था वो। आइए अब निष्कर्ष देख लेते हैं। चोल काल में क्रॉस कल्चरल इंटरफेस ने दक्षिण भारत को वैश्विक संपर्कों से जोड़ा। ठीक है, विश्व से जोड़ा दक्षिण भारत को। ये प्रक्रिया व्यापारिक, धर्म, कला, राजनीति के माध्यम से विकसित हुई। चोल साम्राज्य को केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि अंतर सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। तो यहीं पर हमारी यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं इस पूरे सब्जेक्ट के। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।